दे एक परफेक्ट फिनिश। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जनादेश के इस विशेष अंक में। विशेष इसलिए क्योंकि आज हरियाणा और जम्मू कश्मीर में मतगणना हो रही है और किस करवट बैठेगा ऊंट, किसकी बनेगी सरकार, अब से कुछ घंटों में ये पता चल जाएगा। फिलहाल रुझानों के साथ सटीक विश्लेषण और सटीक रुझान, सटीक नतीजे डीडी न्यूज पर हम लगातार आपके लिए लेकर आ रहे हैं। मैं हूं निखिल और मेरे साथ है मेरी सहयोगी रीमा। बिल्कुल निखिल, और इसीलिए जब रुझानों की बात हो रही है तो पहले ही बता दें कि अभी ये सिर्फ रुझान है, नतीजे आने में अभी वक्त बाकी है। लेकिन राजनीतिक दल जो हैं उनमें तो अभी से ही होड़ लग गई है अपने आप को जीत का दावा पेश करने की और ये कहने की कि भाई जीत तो हमारी हो रही है, रुझान जो आ रहे हैं उसके मुताबिक। लेकिन उमर अब्दुल्ला की तरफ से निखिल एक अहम बयान थोड़ी देर पहले सामने आया। उन्होंने कह दिया मैं रुझानों पर कोई बात नहीं करूंगा क्योंकि पिछली बार लोकसभा में रुझानों में मैं आगे था लेकिन फिर मैं हार गया था। तो ये एक दिलचस्प बात है जो उमर अब्दुल्ला की तरफ से सामने। और विशेष बात है कि जो क्षेत्रीय दल है और जो निर्दलीय हैं उनकी भी बड़ी भूमिका है। फिलहाल क्या भूमिका होगी ये मतगणना के अंत होते होते पता चलेगा। फिलहाल देखते हैं क्या है हेडलाइंस। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना जारी। किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए चाहिए 46 विधायक। नतीजों से पहले बीजेपी कांग्रेस ने किए जीत के वादे। शुरुआती रुझानों में हरियाणा में कांग्रेस को बढ़त, लेकिन कई सीटों पर बीजेपी से कांटे की टक्कर। जम्मू कश्मीर के शुरुआती रुझानों में बीजेपी का बेहतर प्रदर्शन। बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में जबरदस्त मुकाबला। और मतगणना की पल पल की जानकारी के लिए डीडी न्यूज के संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद। सटीक और विश्वसनीय नतीजों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। और इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, हरियाणा और जम्मू कश्मीर का जनादेश मतगणना के 1 घंटा यानी पूरा हो गया है। हरियाणा में फिलहाल कांग्रेस को बढ़त, कई सीटों पर कांटे की टक्कर। लाडवा सीट से नायब सिंह सैनी आगे। लाडवा सीट से नायब सिंह सैनी आगे तो गढ़ी सांपला बिजनौई से कांग्रेस प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आगे। जुलाना से विनेश फोगाट आगे चल रही हैं। वहीं रुझानों में आईएनएलडी का खाता खुला है। हरियाणा में अनिल विज पीछे चल रहे हैं, जबकि अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो लाडवा सीट से नायब सिंह सैनी आगे चल रहे हैं। जुलाना से विनेश फोगाट आगे चल रही हैं। ये हरियाणा के रुझानों की बात कर रहे हैं। गढ़ी सांपला किलोई सीट से कांग्रेस प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आगे चल रहे हैं। और एलानाबाद से आईएनएलडी के अभय सिंह चौटाला आगे चल रहे हैं। एक दिलचस्प मुकाबला यहां पर भी देखने को मिल रहा था निखिल, और इसीलिए रुझानों में आईएनएलडी का खाता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये अगर हम हरियाणा की बात करें, और अगर जम्मू कश्मीर की तरफ हम चलें तो जम्मू कश्मीर में इस वक्त बीजेपी के लिए अच्छी खबर आ रही है। बीजेपी को बढ़त दिखाई दे रही है रुझानों के मुताबिक, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जबरदस्त मुकाबला अगर किसी का दिख रहा है तो वो बीजेपी है। बिल्कुल, और कांग्रेस का वहां खाता खुला है। 1 सीट पर कांग्रेस आगे हो गई है, क्योंकि अब तक बहुत देर तक कांग्रेस का वहां खाता भी नहीं खुला था। अनंतनाग से कांग्रेस के पीरजादा मोहम्मद सईद आगे चल रहे हैं। ये हम रुझानों की बात कर रहे हैं। श्री माता वैष्णो देवी से भाजपा के बलदेव राज शर्मा आगे चल रहे हैं। और बीजेपी 9 और नेशनल कॉन्फ्रेंस 8 सीटों पर आगे है। तो जिस तरह से बात की जा रही थी कि जम्मू रीजन में बीजेपी, जम्मू उत्तर सीट से भाजपा के श्यामलाल शर्मा इस वक्त आगे चल रहे हैं रुझानों के मुताबिक। पुलवामा से एनसीपी के इश्तियाक अहमद शेख आगे चल रहे हैं, और गांदरबल से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला आगे हैं, जो कि 2 सीटों से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।
बिल्कुल, तो गांधरबल से उमर अब्दुल्ला आगे चल रहे। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंदर रैना नौशेरा में उन्होंने बढ़त बनाई हुई, नौशेरा से आगे चल रहे रविंदर रैना। वहीं जम्मू कश्मीर में कुल मिलाकर बीजेपी को बढ़त हासिल है, जिसका जिक्र रीमा कर रही थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जबरदस्त मुकाबला जारी है। बिल्कुल, और अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में बीजेपी ने मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा है और सैनी का यह दावा है कि राज्य में फिर एक बार बीजेपी की बहुमत से सरकार बन रही है। सैनी ने इस बार लाडवास विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा है और आज सुबह उन्होंने कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर स्थित श्री दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की और भजन गायन में वो शामिल भी हुए। ये तस्वीरें आप वही देख रहे हैं जब सुबह नायब सिंह सैनी मंदिर में गए। नवरात्र चल रहे हैं और उन्होंने दर्शन किए। दर्शन करने के बाद बहुत सारी क्यूरियोसिटी थी मीडिया के बीच भी कि आखिर क्या कहते हैं, तो उन्होंने बात भी की। तो पिछले 10 वर्षों में गति से पूरा प्रदेश आगे बढ़ा है। हमारा हरियाणा विकसित हरियाणा बना है और अभी आज के बाद और गति से हरियाणा प्रदेश का विकास करने का जिम्मा ये हमारा है। हम डट करके आगे बढ़ाने का काम करें। एक तरफा सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। तो बात अगर जम्मू कश्मीर की करें तो यहां से भाजपा के अध्यक्ष और नौशेरा विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार रविंदर रैना ने जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव की इससे पहले उन्होंने नतीजों से पहले हवन किया और नतीजों से पहले ही रैना ने कहा कि उनकी पार्टी को शानदार जीत मिलने वाली है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनावों की मतगणना शुरू हो चुकी है। मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की जनता ने दिल खोलकर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी मित्र दल और बीजेपी द्वारा समर्थित इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों का यकीनन भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों की शानदार जीत होगी। जनता का समर्थन हमें जरूर प्राप्त होगा और जम्मू कश्मीर की अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी और हमारे मित्र सहयोगी दलों के साथ यहां मिलकर बनेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला भी क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो भी आज सुबह जब मॉर्निंग वॉक पर गए तब उन्होंने मीडिया से बात की। जरा देखते हैं कि उनका क्या कहना है। की उम्मीद है, बाकी अल्लाह ताला तक है और जो जम्मू कश्मीर के वोटरों ने फैसला किया है आज दोपहर तक सारा पता चल जाएगा। ट्रांसपेरेंसी की हम उम्मीद क्यों ना रखें, जमहूरियत में बिना ट्रांसपेरेंसी के क्या फ़ायदा। जो भी होगा वो ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए और लोगों का जो मैंडेट है उसके साथ छेड़छाड़ होनी नहीं चाहिए। और डीडी न्यूज से बात की बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने और उन्होंने कहा कि हरियाणा में भाजपा आज नंबर 1 की पार्टी बन चुकी है। शहजाद पूनावाला से हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा ने विशेष बातचीत की। हरियाणा में पहली बार कोई सरकार तीसरी बार रिपीट होने जा रही है। जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से चुनाव संपन्न हुए हैं, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो ये देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए लोकतांत्रिक उसके इतिहास में बहुत गर्व की बात है और मुझे लगता है यही अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। हरियाणा में कभी कोई इतिहास नहीं रहा कि कोई सरकार लगातार तीसरी बार सत्ता में वापस लौटे और जिस तरह से एग्जिट पोल के नतीजे आए वो ऐसा कह भी नहीं रहे हैं। उनको लगता है कि जो तमाम सर्वे एजेंसियां वो कह रहे हैं कि आपके लिए चुनौती बड़ी है हरियाणा में। देखिए 2009 में हरियाणा में भाजपा कहाँ थी, कहीं पर नहीं थी। मुझे लगता है 2004 या 2009 की देखेंगे तो कुछ सीटें थी गिनती भर की और 2014 के बाद 2 बार हमने सरकार बनाई। आज हम मेन पार्टी बन चुके हैं हरियाणा में, हम सेंट्रल पोल बन चुके हैं और पहली बार ऐसी सरकार चली है जहां पर खर्ची पर्ची, भ्रष्टाचार, दामाद दलाल, दलितों पर अत्याचार, इस प्रकार का कोई भी आरोप हमारे घोर से घोर विरोधी भी नहीं लगा सके। तो मुझे लगता है कि हरियाणा पॉलिटिक्स को एक अलग तरीके से परिभाषित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। वहां पर एक मेन पोल की तरह इमर्ज हुई है और मुझे लगता है बहुत सारे नए नए पैमाने हमने स्थापित किए। इसमें से एक नया पैमाना ये भी होगा। जम्मू कश्मीर में ऐसा लग रहा है कि किसी एक दल को बहुमत नहीं मिलेगा और क्या कोई संभावनाएं तलाशी जाएंगी, क्या कुछ रणनीति है अंदर खाने की, कुछ बताएं। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू में सारी सीटें लड़ी और कश्मीर में 19 सीटें लड़ी और उसमें भी जो आ रहा है कि हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इमर्ज होंगे,
ये बहुत बड़ा संदेश है जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में इमर्ज करना। मुझे और इसके अलावा हमने कई सारे इंडिपेंडेंट्स को पहले ही सपोर्ट किया था जो राष्ट्र हित के लिए काम करते हैं, जो देश की और संविधान के उसूलों पर चलते हैं। तो मुझे लगता है उनके साथ मिलकर निश्चित रूप से हमारी सरकार बनने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सजाद पूनेवाला। बीजेपी क्या कुछ सोच रही है, और जो हरियाणा में एग्जिट पोल आए हैं उससे बीजेपी के नेता राय नहीं रखते। उन्हें लगता है कि चुनौती जरूर है हरियाणा में, लेकिन वापसी होगी बीजेपी की, ऐसा बीजेपी के लोग कह रहे हैं, और जम्मू कश्मीर में सबसे बड़े दल के तौर पर उभरेंगे। अब नतीजे आने में बहुत देर नहीं है, रुझान आने लगेंगे, तो देखना होगा कि किन दलों की उम्मीदों पर ये रुझान और नतीजे खरे उतरते हैं। कैमरामैन विश्वबंधु के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो बिल्कुल देखिए निखिल, ये दिलचस्प बात होती है कि शुरुआत में कहां पर हलचल होती है और उसके बाद जैसे जैसे कार्यकर्ता पहुंचने शुरू होते हैं पता लगता है कि कौन आगे कौन पीछे। और इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है हरियाणा से, चुनावी ब्रेकिंग जिस पर सबकी निगाहें लगी हैं। हरियाणा से इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग, अभी तक नहीं खुला है आम आदमी पार्टी का खाता। ये एक बड़ी बात है क्योंकि आम आदमी पार्टी किंग मेकर की बात कर रही थी और कह रही थी हमारे बिना कोई भी सरकार हरियाणा में इस बार नहीं बन पाएगी, लेकिन अभी तक के रुझानों के मुताबिक आधी से ज्यादा सीटों पर जो रुझान आए हैं उसमें आम आदमी पार्टी का खाता खुलता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो हरियाणा में इसका मतलब कांग्रेस वर्सेस बीजेपी कुछ इसी तरह से रुझान आगे बढ़ रहा है। कम से कम जिस तरह से आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाहती थी, अंतिम समय तक गठबंधन नहीं हो सका। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम भी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे और दिखाएंगे, तो वो जो दिख रहा है वो सामने है। बिल्कुल जो दिख रहा है सामने है। हालांकि बहुत इमोशनल कार्ड अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी खेलने की कोशिश हुई हरियाणा में, और उसके अलावा उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने भी आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार किया, लेकिन फिलहाल रुझानों के मुताबिक लग नहीं रहा है कि जनता की तरफ से उनको बहुत ज्यादा कुछ समर्थन या उनका जो इमोशनल कार्ड है वो चला हो। बिल्कुल निश्चित तौर पर। और हमारे साथ हमारे साथी संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं। मुकेश शुक्ला गुरुग्राम से मौजूद हैं, विक्रमजीत सिंह फरीदाबाद से मौजूद हैं। और मुकेश, आपके पास आए और ये जानने समझने की कोशिश करें, जिस तरह से जनता ने जो मतदान किया, क्या आपको लग रहा है क्या मुद्दे रहे, और गुरुग्राम को लेकर के अगर हम जानना चाहेंगे क्या तैयारियां हैं, किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ पर निखिल 4 जो विधानसभा सीटें हैं उसको लेकर के गिनती हो रही है। पटौदी हो गया, सोना हो गया, बादशाहपुर हो गया, खुद गुरुग्राम हो गया। यहाँ मुकेश शर्मा जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, और इस बार क्योंकि ब्राह्मण कार्ड जो है बीजेपी ने यहाँ पर खेला है, क्योंकि अच्छा खासा वोटर यहाँ पर सरदारों का दिखता है, यादव बेल्ट का दिखता है, क्योंकि अरवाला बेल्ट से यहाँ पर आते हैं काफ़ी सारे वोट, और ब्राह्मणों का अच्छा खासा यहाँ पर जमावड़ा है। तो यहाँ पर मुकेश शर्मा को दिया गया, और उनके ओपोनेंट में कांग्रेस पार्टी ने जो मुकुल ग्रोवर को उतारा, पिछली बार वो निर्दलीय लड़े थे और वो यहाँ से हारे थे। इस बार उनको यहाँ पर कांग्रेस ने टिकट देकर के उनके अगेंस्ट में खड़ा किया है। लेकिन अभी 1 घंटे का जो है मतगणना हो चुकी है, उसके बाद जो मेन ईवीएम की गिनती शुरू होगी, वहाँ से तस्वीर साफ होगी। पिछले अगर देखें चारों बार तो यहाँ पर बीजेपी का अच्छा खासा दबदबा रहा। पिछले 2 बार पर यहाँ पर बीजेपी ने सरकार बनाई, भले उनके प्रत्याशी अलग अलग थे दोनों बार, और इस बार तीसरी बार जब यहाँ पर बीजेपी हैट्रिक लगाने के लिए फिराक में है, तो उन्होंने यहाँ मुकेश शर्मा को चुनावी मैदान पर उतारा है। काफ़ी कुछ बदलता हुआ दिखेगा, क्योंकि गुरुग्राम में जो एक IT हब है, और उसके साथ साथ बादशाहपुर हो गया या आपका सोना हो गया, ये वो तमाम क्षेत्रीय इलाके हैं जहाँ पर ग्रामीण समुदाय काफ़ी तरह से विस्थापित है, क्योंकि राव इंद्रजीत का ये इलाका आता है, यहाँ से वो खुद सांसद है। तो ऐसे में उनका भी यहाँ बड़ा रोल हो जाता है कि वो किस तरह से इस चुनावी मैदान में अपना रोल प्ले करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अभी कुछ देर पहले से ही दोनों पार्टियों के नेता, जिसकी हम बात करें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के, जो यहाँ पर कार्यकर्ता हैं वो जुटने शुरू हो गए हैं। अलग अलग धड़ में वो दोनों खड़े हैं और जश्न मना रहे हैं, क्योंकि रुझान जो है वो थोड़ा सा कांग्रेस के पक्ष में जैसे ही आए तो वहाँ पर खुशी थी, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया तो वहाँ पर खुशी थी। आम आदमी पार्टी का तो दूर दूर तक नामोनिशान नहीं है, और इन लोग INLD ने थोड़ा सा यहाँ पर जोर दिखाया है इस चुनाव में, और उन्होंने अभी शुरुआती रुझान में बढ़त बनाई है। तो देखना होगा कि निर्दलीय जो बागी नेता है। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सीधे जम्मू कश्मीर से इस वक्त आ रही है, और जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो रुझान दिखाई दे रहे हैं उसके मुताबिक भाजपा और JKNC में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है जम्मू कश्मीर में, और ऐसा लग रहा है कि बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच ही ये जो कड़ा मुकाबला है वो जम्मू और कश्मीर इन दोनों के बीच दिखाई दे रहा है। फिलहाल 24 सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे चलती हुई दिखाई दे रही है रुझानों के मुताबिक। और अगर हम
20 सीटों पर बात करें तो वहां पर बीजेपी को बढ़त है। तो जम्मू कश्मीर से, जम्मू और कश्मीर रीजन, इन दोनों ही तरफ से एक बड़ी खबर, जिसमें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्सेस बीजेपी, इन दोनों की तरफ से ही कांटे की टक्कर है। फिलहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस थोड़ा सा एज उसने बनाया है, और उसके बावजूद जो ये कांटे की टक्कर आगे पीछे जिसको कहते हैं कि चुनावों के मतगणना के दौरान, उसको हम साफ देख पा रहे हैं। रीमा, फिलहाल 24 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे है, तो 20 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई है। बिल्कुल। और हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट का पैनल भी जुड़ गया है, मैं जरा परिचय हम लोग करा देते हैं। अशोक टंडन जी, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो में मौजूद है। समीर चौगावकर जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार। साथ में सुहेल काजमी जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जम्मू रीजन में वो हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर के चुनाव पर, उनसे भी बात करेंगे। और साथ ही हमारे साथ पवन शर्मा जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, ये भी मौजूद हैं। लेकिन मैं राजनीतिक विश्लेषक उनकी तरफ जाऊं, लेकिन पवन जी, दावे और वादे तो बहुत बड़े बड़े किए गए थे कि किंग मेकर हम ही बनेंगे और हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। क्या जनता ने आपकी बात सुनी? क्योंकि पिछली बार नोटा से भी कम वोट मिले थे, तो क्या वैसा ही कुछ इस बार भी जनता सोच रही है हरियाणा में? देखिए, आम आदमी पार्टी नई नवेली पार्टी है और आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता ने पूरी मजबूती से हरियाणा के अंदर चुनाव लड़ा, जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन लड़ा हम लोगों ने। और देखिए, ये जनता का प्यार ही है कि एक 10 साल पुरानी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना देना तो जनता का फैसला होता है, जनता का पूरा समर्थन होता है। और हरियाणा के अंदर जिस तरह से आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को हरियाणा के लोगों ने प्यार दिया, सम्मान दिया, ये बहुत बड़ी बात है। और अभी शुरुआती रुझान है, बहुत लंबी काउंटिंग भी बाकी है। तो आम आदमी पार्टी को हरियाणा और जम्मू कश्मीर के अंदर जो समर्थन प्यार मिलेगा वो आपके सारे आंकड़ों में दिखाई दे जाएगा। लेकिन अच्छी बात ये रही कि आम आदमी पार्टी ने सारे इलेक्शन कैंपेन को ये मजबूर कर दिया कि जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़िए, बेरोजगारी, महंगाई पर चुनाव लड़िए। सारी पार्टियों को मजबूत इस पे लाके खड़ा कर दिया कि सारे चुनाव जो हुए जम्मू कश्मीर के अंदर, हरियाणा के अंदर, वो देश के मुद्दों पे चुनाव हुए। ये अरविंद केजरीवाल जी की बहुत बड़ी जीत है। और रही बात आंकड़ों की, तो आम आदमी पार्टी है जो जिस जनसंघ के लंबे काम के बाद भारतीय जनता पार्टी बनी, और भाजपा को पहले राज्य में सरकार बनाने में 10 साल लगे थे। और आम आदमी पार्टी आज 10 साल के बाद 2 राज्यों में सरकार है, राष्ट्रीय पार्टी है। ये जनता का प्यार है। अरविंद केजरीवाल मॉडल को देश के लोग प्यार करते हैं, उनका वो अरविंद केजरीवाल मॉडल को चाहते हैं। इसी वजह से आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी है। तो हमारी सबसे बड़ी जीत इसी में हो जाती है। और अभी शुरुआती रुझान है, देखिएगा बहुत सारी लंबी काउंटिंग बाकी है। तो हरियाणा के अंदर जो चाबी है सरकार की, वो जनता अरविंद केजरीवाल जी के हाथों में देने वाली है। उनको पता है कि अच्छा, अभी आप दरअसल हम बात कर रहे हैं निखिल। एक्चुअली सच बात तो ये है कि मैं ये समझना चाहूंगा कि क्या कांग्रेस से हाथ ना मिलाकर आप लोगों ने गलती की? आपको लग रहा होगा कि अब कुछ ही सीट मिल जाती तो शायद उसमें कुछ बेहतर कर पाते वोट परसेंटेज। फिलहाल आपके पास वापस आएंगे पवन शर्मा जी, लेकिन सुहेल काजमी जी के पास जाएंगे। सुहेल काजमी जी, किस तरह का आप एक जिसको कहते हैं कि आपस में जो पॉलिटिकल द्वंद्व है वो आज दिखाई दे रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के बीच में, क्या देख पा रहे हैं? जो आंकड़े हैं उसमें नेक टू नेक आगे पीछे चल रहे हैं दोनों पार्टियां। देखिए सर, जो इनिशियल ट्रेंड आ रहा है और जो एग्जिट पोल भी कल से हम जो डिस्कस कर रहे थे, वो तकरीबन मिलता जुलता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, क्योंकि सबसे पुरानी पार्टी है और उनका कैडर बहुत स्ट्रांग है, तो वो 24 पे जो आपके आंकड़े बता रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने जो इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में पीस को लेके 10 सालों में की है, अमन अमान की जो फिजा जम्मू कश्मीर में क्रिएट की है, जम्मू कश्मीर के लोगों का जो मनोबल जो है वो बढ़ाया है, वो भी लोग जो है बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। और वो भी जो फाइट है वो बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में है और बीजेपी जम्मू प्रोविंस में। और मुझे लगता है वोटिंग शेयर जो है, थोड़ा बहुत जीत हार तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन वोटिंग शेयर कश्मीर में भी जो कभी पॉसिबल नहीं था, कश्मीर में भी 19 सीटों पे उनका वोटिंग शेयर थोड़ा बहुत बढ़ेगा, जो इंडिकेट करता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है अब जम्मू कश्मीर के हर कॉन्स्टिट्यूंसी में अपनी साख बना रही है। और जम्मू कश्मीर के हर लोग भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं और उस पे उसके उम्मीदवार, उसके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी सेंट्रिक पॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं सक्रिय हो गई है और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। सुहेल जी, जो आप बात कह रहे हैं, मतलब दिलचस्प बात यह है कि सभी जो रुझान आ रहे हैं उसमें भी बीजेपी वर्सेस नेशनल कॉन्फ्रेंस दिख रहा है, पीडीपी कहीं दिखाई नहीं दे रही। और ये एक दिलचस्प बात है। अगर अभी के रुझानों के मुताबिक देखें तो महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा वो भी पीछे चल रही हैं। ये पीडीपी का पूरा जो ग्राफ नीचे गया, उसकी क्या वजह मान रहे हैं आप? वजह नंबर 1 ये है कि
कि पाकिस्तान का नैरेटिव जो हमेशा चलता रहा, अलगाववाद का नैरेटिव जो यहाँ चलता रहा, स्टोन पेल्टिंग का जो नैरेटिव यहाँ चलता रहा, वो लोगों ने नकार दिया है और लोगों ने सारी उम्मीदें, ये मैं समझता हूँ इस इलेक्शन को हम ये बोलें कि जम्मू कश्मीर के लोगों की उम्मीदों की इलेक्शन है। जम्मू कश्मीर के लोगों की वाबस्तगी, प्रॉस्पेरिटी, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, टूरिज्म रिवाइवल, इनको वोट किया है लोगों ने। और वो जो ट्रेडिशनल एक सिस्टम था, ऑटोनॉमी, सेल्फ रूल, ड्यूल करेंसी, लोगों ने नकार दी है और एक नया पॉलिटिकल ट्रेंड, एक नया पॉलिटिकल नरेशन की शुरुआत जम्मू कश्मीर के लोगों ने की है। देखिए, किसी भी जमहूरियत में लोग सरप्रिय होते हैं और लोग जब कुछ डिसाइड कर लेते हैं किस तरफ जाना है, तो बड़ी से बड़ी जो दिग्गज पार्टीज भी होती हैं वो भी धरी की धरी रह जाती हैं। तो जम्मू कश्मीर के लोगों ने डिसाइड किया है कि जम्मू कश्मीर के आवाम, जम्मू कश्मीर का जो इलाका है, इसको प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेना है। और मोदी जी ने जो 10 साल में जो काम किया है और एक क्लियर और जो लाउड मैसेज पाकिस्तान को और अलगाववादी ग्रुपों को दे दिया कि गन और बातचीत इकट्ठी नहीं चलेगी, उसी का नतीजा है कि आज जो है आप देख रहे हैं तीनों फेसेस में 60% के ऊपर ही पोलिंग जम्मू कश्मीर में हुई है। और लोग चाहते हैं कि उनके लोग उनको गवर्न करें और एक अच्छी असेंबली का गठन हो, चाहे हंग असेंबली हो, लेकिन सरकार लोगों के हितों में काम करे और जम्मू कश्मीर आगे बढ़े। बिल्कुल, ये लोकतंत्र का सबसे आकर्षक पहलू है कि जिस तरह से वोटिंग हुई है, और हमारे ख्याल से जो लोकतंत्र को चाहने वाले लोग हैं वो निश्चित तौर पर बेहद प्रसन्न चित्त होंगे। आज अशोक टंडन जी, जिस तरह से जम्मू कश्मीर की बात करें, आप देख रहे हैं कि नेक टू नेक नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी आगे पीछे चल रहे हैं। एक बड़ा सवाल यह है कि जो निर्दलीय हैं या जो दूसरे हैं, उनकी भूमिका आप किस तरह से देखते हैं, और पीडीपी के जो पिछड़ने का, जो अभी रीमा ने जो सवाल उठाया, किस तरह से आप उसका आकलन करेंगे? देखिए, एक बात से समझना बहुत ज़रूरी है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होना, शांतिपूर्वक चुनाव होना और इतना भारी मतदान होना, ये एक बहुत बड़ा संदेश है हमारे पड़ोसी देश को। एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है एक्चुअली। आज हम थोड़ा सा माफी के साथ सभी अपने उनको बोलेंगे राजनीतिक विश्लेषकों को कि थोड़ा थोड़ा बीच में ब्रेकिंग आएगी। बीजेपी कांग्रेस में कांटे की टक्कर, हरियाणा से रुझान आ रहे हैं, कांग्रेस 28 पर और बीजेपी 27 सीटों पर, यानी सिर्फ एक सीट के अंतर से ही आगे पीछे चल रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी। हरियाणा में भी नेक टू नेक बीजेपी, बिल्कुल कांग्रेस में कांटे की टक्कर। जिस तरह से बताया जा रहा था कि बीजेपी बहुत पीछे है, कांग्रेस को एग्जिट पोल में बहुत बढ़त दिखाई दी, लेकिन एक सीट पर जेजेपी को भी बढ़त दिख रही है। यानी जेजेपी, जिनकी शिकायत थी कि हम किंग मेकर हैं और आप लोग दिखाइए मीडिया वाले, वो चीज सामने आ रही है। तो हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर, जिसमें कि बीजेपी एक सीट से पीछे सिर्फ चल रही है। 27 और 28 का अंतर है। 27 सीटों पर बीजेपी और 28 सीटों पर इस वक्त कांग्रेस आगे चलती हुई दिख रही है। सबसे खास बात है कि जेजेपी का कम से कम रुझानों में खाता खुलता हुआ दिखा। वो किंग मेकर बनने की बात तो जरूर कर रहे थे। आईएनएलडी 2 सीटों पर आगे चल रही है और जेजेपी को भी एक सीट पर फिलहाल बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरह से जम्मू कश्मीर में जो आंकड़े दिखते हैं, कमोबेश हरियाणा में भी वही दिख रहे हैं, और बल्कि और ज्यादा नेक टू नेक, कांग्रेस 28 पर तो बीजेपी 27 सीटों पर आगे है। बिल्कुल, और हरियाणा से ये रुझान, क्योंकि अभी आप जम्मू कश्मीर की बात कर रहे थे अशोक जी, लेकिन जरा हरियाणा पर पहले एक रिएक्शन। ये जो हरियाणा में चल रहा है, एक सीट का ही अंतर है, बहुत ज्यादा एग्जिट पोल की अगर हम माने तो वैसा कुछ फिलहाल रुझानों में नहीं दिख रहा है। देखिए, अगर हरियाणा की बात करें तो जो नई पीढ़ी अब राजनीति में आ गई है, उनको पीछे ले जाना बहुत आवश्यक है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी हरियाणा में प्रमुख दल नहीं रहा। 1977 में जब जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनी तो पहली बार जो जनसंघ फैक्शन के लोग थे वो सत्ता में आए। डॉक्टर मंगल सेन जो जनसंघ के समय से भाजपा के नेता थे, वो देवीलाल के मुख्यमंत्री पद में उप मुख्यमंत्री बने। सुषमा स्वराज उसमें मंत्री बनी थी। तो पहली बार बीजेपी जो बाद में जनता पार्टी टूटने के बाद बनी, वो पहली बार कहीं अस्तित्व में आई। लेकिन उसके बाद लगातार बीजेपी चौटाला के साथ, ओम प्रकाश चौटाला के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ती रही। और चौटाला भारतीय जनता पार्टी को कभी 10 सीट देते थे, कभी 12 सीट देते थे। और जब जब चौटाला की सरकार बनी तो भारतीय जनता पार्टी एक जूनियर पार्टनर थी। 2014 में पहली बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए सत्ता में, और उन्होंने एक बहुत बड़ा दांव खेला कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ेगी, जो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला था। और उसके बाद
भारतीय जनता पार्टी पहली बार अपने दम पर हरियाणा में सरकार में आती है और फिर लगातार वो सरकार चलती है। उसके बाद दूसरी बार भी जब हुआ तो भी सरकार चली। तो भारतीय जनता पार्टी जो 3 या 4 सीट की पार्टी हुआ करती थी केवल शहरों तक, उनका होता था अस्तित्व रोहतक, पानीपत और करनाल, अंबाला। अब वो आज भी जो आ रहे हैं ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल, अभी भी भारतीय जनता पार्टी को 37.5% वोट दे रहे हैं, जो कि पिछली बार से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो मेरा कहना है कि अगर आज कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बन भी जाती है तो भारतीय जनता पार्टी ने जो 2014 से एक अकेले चलने का चलाया रास्ता, उससे वो पार्टी का संगठन खड़ा हो गया है। गांव-गांव में पार्टी होगी। 37.5% से ज्यादा वोट आज भी भारतीय जनता पार्टी अगर लेती है तो मैं समझता हूं कि इस बार अगर कांग्रेस की सरकार बनती भी है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आज भी मैं उसको बहुत बड़ी अचीवमेंट मानूंगा। बिल्कुल। तो ये तो हरियाणा की बात हुई, लेकिन हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस काफी उत्साहित दिखाई दे रही। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि हमें पूरा भरोसा है कि हम जम्मू कश्मीर और हरियाणा में बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव नतीजे आने के बाद विधायक दल की बैठक में तय होगा कि किसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। यानी चाबी किसके हाथ में है वो तो सभी को पता है। निखिल, बिल्कुल सुनते हैं जरा। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा जी है। पवन खेड़ा जी, जो शुरुआती रुझान आ रहा है उसमें कांग्रेस पार्टी अच्छा परफॉर्म कर रही है हरियाणा में, और जम्मू कश्मीर में भी आप अच्छा कर रहे हैं। जी, पूरा भरोसा था अपनी मेहनत पर भी और अपने एजेंडा पर भी, अपने नेताओं पर भी और अपने कार्यकर्ताओं पर भी। उनकी वजह से आज ये आशीर्वाद हमें हरियाणा और जम्मू कश्मीर में मिलता हुआ दिख रहा है। सर, मुख्यमंत्री की बात हो रही है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? जी, अभी तो काउंटिंग चल रही है, फिर विधायक दल की बैठक होगी। हमारी प्रक्रिया है। आपको लगता है सर कि अभी जो शुरुआती रुझान है वो स्टैटिक रहेगा और बढ़ते रहेंगे और बढ़ता रहेगा? तो ये थे हमारे साथ पवन खेड़ा जी, जिनका कहना है कि अभी शुरुआती रुझान है, लेकिन शुरुआती रुझान में हम आगे हैं, लेकिन आगे जब मतगणना होगी तब हमारा ये जो फासला है वो और बढ़ेगा। कैमरामैन गिरी के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो ये थे पवन खेड़ा। जीत का दावा तो सभी अपने अपने कर रहे हैं रीमा, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान भी कुछ कह रहे हैं। आइए उनको सुनते हैं। जिस तरीके से भाजपा ने दोनों राज्यों में मेहनत की है, जिस तरीके से हरियाणा में 10 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का रहा है, मैं मानता हूं कि जनता कहीं ना कहीं विश्वास करती है भारतीय जनता पार्टी मेरे प्रधानमंत्री जी पर। उम्मीद करता हूं कि शाम तक जब परिणाम पूरी तरीके से आएंगे वो उसी आधार पर होंगे जिसकी अपेक्षा हम लोग करते हैं। तो जम्मू कश्मीर के चुनाव पर ये चिराग पासवान की तरफ से बयान था। लेकिन अमरेंद्र, हमारे संवाददाता आम आदमी पार्टी के ऑफिस से भी इस वक्त जुड़ गए। लेकिन अमरेंद्र, ये आप आम आदमी पार्टी के ऑफिस के बाहर मौजूद हैं। अभी हम बात कर रहे थे, आम आदमी पार्टी के हाथ में चाबी की बात की जा रही थी, क्रूशल रहेगा, इमोशनल कार्ड भी खेला गया, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है क्या? रीमा, देखिए, जिस तरह के शुरुआती रुझान है उसमें अभी तक की ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आ रही है, लेकिन हाँ, अभी जो पार्टी कार्यालय पे मैं मौजूद हूँ वहाँ पे जो जिस तरह का उनका आंकड़ा था, उनका कहना था कि आम आदमी पार्टी ने 18 सीटों पर एक चुनौती पेश की है और जो ट्रायंगल मुकाबला था वो बन रहा था वहां पर। लेकिन आपके पीछे मैं सिर्फ पोस्टर देख पा रही हूं अमरेंद्र, आपके पीछे सिर्फ पोस्टर देख पा रहे हैं, वहां कार्यकर्ता वगैरह कुछ वॉलंटियर्स, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो ये दिखाती है ना कि वॉलंटियर्स बहुत सारे आ जाते हैं, समर्थक आ जाते हैं, कोई है पीछे या नहीं, खाली पड़ा है ऑफिस? रीमा, आज की तस्वीर बहुत अलग है। ये मैं पार्टी दफ्तर के बाहर हूँ और अंदर भी बहुत मुट्ठी भर कार्यकर्ता या समर्थक हैं, लेकिन जो पार्टी के कुछ लोग हैं और जिनसे मेरी बात हो रही थी और जिन्होंने पार्टी चुनाव के बाद भी उनका जो आम आदमी पार्टी का जो एक आंकड़ा था, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि 18 जो विधानसभा की सीटें हैं उस पर वो मुकाबले में हैं और एक ट्रायंगल जो मुकाबला पेश कर रहे हैं, जिसमें आप बात करें भिवानी और कैथल की जो कलायत और पुंडरी जो सीट है
उसमें उनका एक अच्छा मुकाबला देखने के लिए वो बात कर रहे थे। हालांकि अभी जो है रुझान में वो आम आदमी पार्टी का उतना आगे नहीं आया। और एक इंपॉर्टेंट सीट थी नूह की, नूह में जो पहली महिला उम्मीदवार जो है राबिया किदवई को आम आदमी पार्टी ने सपोर्ट करके खड़ा किया था। और जो राबिया किदवई है, जो पूर्व गवर्नर है अखलाक उर रहमानी, उनकी पौत्री है, तो एक अच्छा मुस्लिम वोट वहां पे उन्होंने ट्रांजिशन फेज में किया था, तो एक बड़ा मुकाबला था। इसके बाद रोहतक की विधानसभा सीट की बात करें या यमुनानगर का जगाधरी, आम आदमी पार्टी ने शुरू से, अगर आप अरविंद केजरीवाल के प्रचार को देखें तो उन्होंने इन सीटों पर फोकस किया था। और यमुनानगर का जगाधरी जो है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीट थी। और इसके अलावा जो एक आपको सीट यहाँ है पर, जिसमें पार्टी क्योंकि के जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी ने कैलकुलेशन बिठाने की कोशिश की है, लेकिन जनता किसको चुन रही है वो अहम बात है। हमारे साथ शिवम छाबड़ा जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। शिवम छाबड़ा, हरियाणा से तो अच्छी खबर दिख नहीं रही है अभी फिलहाल, या प्रेडिक्शन के मुताबिक हो रहा है सब कुछ जैसा आपने सोचा था? देखिए रीमा जी, शुरुआती रुझान है और मुझे लगता है कि थोड़ा और प्रतीक्षा करनी चाहिए। पिक्चर अभी बाकी है और मुझे इस बात का विश्वास है कि 10 साल का जो सुशासन भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में दिया है, उसका निश्चित रूप से हरियाणा की जनता उसको एक्नॉलेज करेगी और एक बार पुनः तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को यहाँ सरकार बनाने का मौका देगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मुझे लगता है कि हरियाणा की जनता ने गुंडा राज से लेकर के गुड गवर्नेंस तक का दौर देखा है। उन्होंने देखा है कि 2010 साल पहले तक का किस प्रकार का एक भय और भ्रष्टाचार का माहौल हरियाणा के अंदर पनपता था, लेकिन उन्होंने मनोहर खट्टर जी के नेतृत्व में और फिर नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में एक साफ सुथरी छवि वाली एक विकासशील सरकार हरियाणा के अंदर देखी है। निश्चित रूप से मुझे इस बात का विश्वास है कि हम जो रुझान अभी आ रहे हैं निश्चित रूप से पलटेंगे। और अभी तो मैंने कहा ना, शुरुआती है, अभी बैलेट पोस्टल बैलेट खुलने की ऐसी जानकारी है। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। मेरे को इस बात का पूर्ण विश्वास है कि हरियाणा के अंदर एक बार फिर कमल खिलेगा और बाकी जितने ये जो भ्रष्टाचारी, लेकिन चैलेंज तो आपको दिखाई दे रहा है शिवम छाबड़ा, चैलेंज आपको दिखाई दे रहा है। ये जो आंकड़े हैं, हालांकि जो शुरुआती रुझान है उसमें कम से कम आप नेक टू नेक है और ऐसा लगता है कि जिस तरह के स्वीपिंग जिस स्वीप की बात कही जा रही थी वो तो नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन बावजूद उसके अभी भी आपको ये लगता है कि आखिर ऐसी क्या बात रही है जिसकी वजह से वोटर्स आपके साथ खड़े हुए हैं और वो जो अंतिम नतीजे आएंगे उसमें आप जीत हासिल करेंगे? देखिए, 10 साल का शासन है, कहीं ना कहीं स्थानीय रूप से मुझे लगता है एंटी इनकम्बेंसी संभव हो सकती है। आंकड़ा ऊपर नीचे 1-2 सीट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि हमें इस बात का विश्वास है कि हम तीसरी बार कमल का फूल हरियाणा में खिलाने जा रहे हैं, इसमें हमें कोई संदेह नहीं है। और मैंने कहा ना, हरियाणा की जनता के अंदर में जिस प्रकार का काम, जिस प्रकार का विकास इन 10 वर्षों में हुआ है, लोगों ने गुड गवर्नेंस को देखा है, लोगों ने गुंडा राज को भी देखा था। अगर कंपैरेटिव वे में आप उसको देखेंगे, आकलन करेंगे, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आउटस्टैंड करती है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं, कोई डाउट नहीं। छाबड़ा जी, हमें ब्रेक लेना है, लेकिन क्योंकि आप आम आदमी पार्टी और आप दोनों ही लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं जरा एक रिएक्शन इसी पर लेना चाहूंगी आपसे। आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हमारे साथ हैं, आपके जुड़ने से पहले उन्होंने एक बात कहा, हालांकि इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, सीधे पहले वहां चलते हैं। हरियाणा में 1.5 घंटे की मतगणना की जो तस्वीर है वो अब जो साफ होती हुई दिख रही है, उसके मुताबिक कांग्रेस 34 सीटों पर आगे है, जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था। एग्जिट पोल में कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी 31 सीट पर आगे, लेकिन पीछे नहीं है, बहुत ज्यादा अंतर दिखाई नहीं दे रहा है। 34 और 31 मतलब 2-2 सीट के अंतर से ही आगे पीछे बीजेपी और कांग्रेस इस वक्त दिखाई दे रही है। हरियाणा में तो कहा जा रहा था कि बहुत बड़ा मार्जिन और 1-2 सीटों का ही रुझान है कांग्रेस को। और बिल्कुल जिस तरह से जो आंकड़े अभी भी आ रहे हैं, बीजेपी 33 सीटों पर आगे है, कांग्रेस 35 सीटों पर आगे है, ये 1-2 आगे पीछे लगातार हो रहा है। बिल्कुल। और ये जो जिसको मैं कह रहा हूं बार बार कि ये नेक टू नेक है। हाँ। और जो जिस तरह से एग्जिट पोल आए थे, कम से कम ये जो अभी रुझान है शायद उस तरह से नहीं दिख रहे हैं। बिल्कुल, रुझान उस तरह से नहीं दिख रहे। और इसी पर जरा मैं शिवम छाबड़ा आपके पास आती हूँ, क्योंकि जो बात दिखाई दे रही है, आम आदमी पार्टी ने कहा है कि एक ब्रेकिंग न्यूज जम्मू कश्मीर से भी आ रही है, 23 सीटों पर बीजेपी जम्मू कश्मीर में आगे दिखाई दे रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस 37 सीटों पर। तो यहां भी अंतर जो है बहुत ज्यादा सीटों का नहीं है। 37 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और 23 सीटों पर बीजेपी आगे दिखाई दे रही है जम्मू कश्मीर से। ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की ताजा। बिल्कुल, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने थोड़ा सा लीड ज़रूर बनाई है, 37 सीटों पर लीड बनाई है। और बीजेपी जो कि अभी इससे पहले नेक टू नेक जो आंकड़े चल रहे थे, वो अब जम्मू कश्मीर में 23 सीट पर बीजेपी आगे है, जबकि
जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो 37 सीटों पर आ गए और सबसे मजे की बात है कि पीडीपी वो महज 4 सीटों पर आगे चल रही है। रुकेंगे। और दिलचस्प बात यह है निखिल कि दोनों ही राज्यों में जो जादुई आंकड़ा है, नंबर गेम की अगर हम बात करें तो 46 का आंकड़ा है जादुई, जिसमें कि सरकार बनाने के लिए सरकार अपना दावा पेश कर सकती है। तो एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे और लगता है कि ब्रेक के बाद आने तक कुछ और ताजा ब्रेकिंग न्यूज हमारे साथ आ चुकी होंगी और कुछ और रुझानों के साथ जुड़ेंगे। एक छोटा सा ब्रेक। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। भैया घर का किराया देना था, कुछ पैसे। इस महीने तो गाड़ी की EMI जानी है ना, अगले महीने पक्का चलता हूँ। आपके बाद फैमिली को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। चलिए, तो बड़ी खबरों के साथ और बड़े रुझानों के साथ हम लोग फिर से लौट कर आए हैं। जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं और खासकर हरियाणा में अगर कांग्रेस को बड़ा दिखाई दे रही है तो निखिल, दोनों ही राज्यों में 46 का आंकड़ा कौन पार करता है, ये एक अहम बात होगी और देखने की बात होगी। और सबसे खास बात है कि जिस तरह से जो बात जब हरियाणा की होती है तो हरियाणा में जिस तरह से नेक टू नेक 38 और 37 अब बीजेपी वहां पर लीड कर रही है 38 सीटों के साथ, बल्कि 39 के साथ में। ये आंकड़े लगातार बदल रहे हैं और 37 सीटों पर कांग्रेस रह गई है। हमारे साथ समीर चौगांवकर जी, वरिष्ठ पत्रकार, वो जुड़े हुए हैं, खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। और समीर चौगांवकर जी, आपके पास आएंगे और समझने की कोशिश करेंगे बार बार जिस तरह से ये लगातार चेंज हो रहा है ये आंकड़ा, और बीजेपी एक बार लीड लेने की सूरत में दिखाई दे रही है हरियाणा में। किस तरह से देखते हैं इन आंकड़ों को, और जो एग्जिट पोल्स थे, क्या आपको लगता है कि ये शायद एक बार फिर से अनुमान सही साबित नहीं होंगे? देखिए, 2024 के अगर लोकसभा चुनाव के अनुमान देखेंगे तो वो बिल्कुल बदल गए थे जिस हिसाब से अनुमान हुआ था और जो परिणाम आए थे। तो मुझे लग रहा है इस बार भी परिवर्तन होगा। हालांकि ये बात सही है कि कांग्रेस के लेकर ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस इस बार बेहतर प्रदर्शन करेगी। 10 साल का भारतीय जनता पार्टी का एक एंटी इनकम्बेंसी का रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ एक मिनट के लिए रोकेंगे। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, बीजेपी ने हरियाणा में बढ़त बना ली है जी। बीजेपी 39 सीटों पर आगे है और अगर फायदे की बात करें तो 6 सीटों पर बीजेपी को फायदा होता हुआ पहले से दिखाई दे रहा है। यानी ये तो अनुमान लगाए नहीं जा रहे थे कि हरियाणा में कांग्रेस 37 सीटों पर आगे है और बीजेपी के लिए अच्छी खबर है कि बीजेपी ने हरियाणा में बढ़त बनाई। यानी दरअसल शुरुआत में अभी जब ब्रेक के बाद हम वापस लौटे तो मैंने यही कहा कि अब जो फिगर्स है वो चेंज हो गए और बीजेपी अब वहां से आगे हो गई है। बीजेपी ने 39 सीटों पर बढ़त बना ली है, जबकि कांग्रेस उससे 2 सीट पीछे यानी 37 सीटों पर आगे तो कांग्रेस से आगे निकल गई है भाजपा। और समीर चौगांवकर जी अपनी बात कुछ कह रहे थे जी। समीर जी, मुझे लगता है 10 साल का जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल रहा था 2014 से लेकर 2024 तक हरियाणा में, और प्रधानमंत्री मोदी का केंद्र में जो काम रहा 2014 से लेकर 2024 तक का, तो डबल इंजन की सरकार का मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को उसका वहाँ फायदा मिल रहा है। और जिस तरीके से खट्टर का 2.5 साल का कार्यकाल रहा, उसके बाद सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया गया था। सैनी ने भी जिस तरीके से 150 दिन मिले उसमें जो परफॉर्म किया वहाँ पर, भारतीय जनता पार्टी का संगठन रहा है। देखिए, लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से 10 सीटों में से 5 कांग्रेस ने जीती और 5 भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, उसके बाद मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को लगा हुआ कि हरियाणा का चुनाव बहुत आसान नहीं रहने वाला है। तो संगठन ने जिस स्तर पर वहाँ पर तैयारी की, प्रधानमंत्री मोदी ने 4 रैलियां की, अमित शाह जी ने लगातार वहाँ संगठन की
बैठकें ली, खुद रैलियां की है। योगी आदित्यनाथ की रैली वहाँ पर हुई है। संघ के कार्यकर्ता भी इस बार चुनाव प्रचार में बहुत खुलकर भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार किया था, संगठन संभाला था। तो मुझे लगा कि 10 साल का जो बिना पर्चे बिना खर्चे का शासन रहा है, तो जनता को लगा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी की जब तीसरी बार सरकार बनी है तो यहाँ पर भी डबल इंजन की सरकार बनेगी जो तीसरी बार। हालांकि ऐसा हुआ नहीं है हरियाणा के इतिहास में कि किसी भी सरकार को लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का मौका मिला होगा। समीर जी, जो बात अशोक जी कह रहे थे, जेजेपी मतलब निर्दलियों के बारे में बात की जाती थी कि वहां पर बहुत ज्यादा जो अहम चाबी रखती है हाथ में वो, लेकिन जेजेपी अभी तक खाता भी नहीं खोल पा रही है। 10 का अंतर हम देख रहे हैं कि 10 का नुकसान उसको दिखाई दे रहा है। ये टैली भी दिखाई दे रही है सामने। कुछ समय के लिए एक सीट पर आगे आई थे, वो फिर पीछे हो गए। लेकिन ये तो पिछली बार 10 सीटें जीती थी। 2019 में अगर आप देखोगे तो दुष्यंत चौटाला की पार्टी ने 10 सीटें जीती थी, 15% वोट बैंक ले गए थे। उस चुनाव के 6 महीने 8 महीने पहले पार्टी बनाई थी उन्होंने। फिलहाल एक ब्रेकिंग न्यूज है, हम आपको बीच बीच में रोकते रहेंगे अपने गेस्ट को। जम्मू कश्मीर से ये खबर आ रही है, बड़ी खबर। रुझानों में इंडिया या INDIA गठबंधन को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि अब वहाँ पर 40 और नेशनल कॉन्फ्रेंस 40 सीटों पर आगे चल रही है। रुझानों में INDIA गठबंधन को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला करके जो देख रहे हैं, तो उस हिसाब से अभी फिलहाल जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर है कि रुझानों में इंडिया गठबंधन को बहुमत। पीडीपी ने भी कह दिया है, पीडीपी ने कल बोल दिया था कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम इंडिया गठबंधन को समर्थन देंगे। तो वो 3 सीट भी आखिरकार उन्हीं के पास जाने वाली है। हरियाणा में ना जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा जरूरत किसी और की पड़ेगी। रमा हमारे साथ, रमा त्यागी, इस पूरे चुनाव में जम्मू कश्मीर में लगातार उन्होंने हर इलाके को कवर किया और देखा कि कहां पर क्या मिजाज है जनता का। रमा, जिस तरह के प्रेडिक्शन थे उसके मुताबिक ऐसा लग रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस सरकार बनती हुई दिख रही है, लेकिन बीजेपी का प्रदर्शन भी काफी अच्छा है। उनके आधार पर जो है ये कहा जा सकता है कि एक बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन बीजेपी का भी जिस तरह से रुझानों में आ रहा है तो एक काफी अच्छा जो प्रदर्शन है वो दिखाई दे रहा है। तो हमें जो एग्जैक्ट जो परिणाम है उसका इंतजार करना होगा किसी भी कंक्लूजन से पहुंचने के लिए। लेकिन ये जरूर है कि इस बार जिस तरह से लोग यहाँ पर बाहर निकल कर आए हैं, जिस तरह से यहाँ पर प्रचार रहा और जिस तरह से यहाँ पर लगातार जो मुद्दे उठाए जाते रहे, उनमें जो लोग हैं वो काफी मुखर रहे। और तमाम जो अभी फिलहाल के अगर हम जम्मू की बात करते हैं और जम्मू में बीजेपी का प्रदर्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो लगातार अच्छा दिखाई दे रहा है। तो पहले जैसे जम्मू को जिस तरह से नेग्लेक्ट किया जाता था, लेकिन जम्मू में इस बार तमाम तरह के जो विकास कार्य हुए, जो कनेक्टिविटी हुई, उससे जो है बीजेपी वहां पर जो है अपना जिसे कहते हैं कि लोगों का विश्वास जीतने में फिलहाल जो है आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम बात करते हैं कश्मीर की, हम बात करते हैं और जिन सीटों पर अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं या इंडी गठबंधन की बात करते हैं, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस है उनका आंकड़ा जो है वो ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि उमर अब्दुल्ला जब उनसे बात की गई तो उन्होंने ये कहा कि अभी आप इंतजार करिए, पहले पूरे जो है परिणाम आने दीजिए, उसके बाद हम कुछ बात करेंगे। तो वो इंतजार हमें भी करना होगा और देखना होगा कि किस तरह से वहां पर कौन कौन सी चीजें हैं जो प्रभावी रही हैं, कौन कौन से मुद्दे हैं जो लोगों के जहन में रहे और उन पर आकर उन्होंने वोट किया है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि लोकतंत्र जीतता हुआ जम्मू कश्मीर में जरूर दिखाई दे रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में जो मतदाता है पहले कभी निकल कर नहीं आए, इतनी बड़ी संख्या में जो निर्दलीय है वो पहले कभी नहीं निकल कर आए। इतनी तरह उत्सव का माहौल हर जगह, जहां भी हम गए, गाँव में गए, शहर में गए, हर जगह जिस तरह से लोग एक दिवाली और ईद की तरह निकल कर आ रहे थे वो कभी नहीं हुआ। तो अभी हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। रमा, आपको रोकना पड़ेगा, इस वक्त की एक ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है और ये ब्रेकिंग न्यूज हरियाणा से आ रही है जहां पर बीजेपी आगे निकली है। और हम इस खबर को आपको इसके पहले भी दिखा चुके हैं और बता रहे हैं कि बहुमत के जादुई आंकड़ा जो है वो दोनों जगहों पर दरअसल 46 है, 90 सीटें दोनों जगहों पर है और हरियाणा में बीजेपी लगातार इस आंकड़े के पास पहुंचती भी नजर आ रही है। ये एक बड़ी बात है निखिल, क्योंकि इस बार सीटों पर आगे पहुंच गई है। बिल्कुल, और जादुई आंकड़ा 46 है और बीजेपी आगे है, यानी तीसरी बार। 42 अगर इन रुझानों की बात करें तो रुझानों के मुताबिक तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी सरकार बना लेगी। तो नीरज हमारे साथ कुरुक्षेत्र से जुड़ गए। कुरुक्षेत्र वो इलाका जहां पर कि इस बार बीजेपी ने काफी ज्यादा फोकस रखा था और नवीन जिंदल का ये इलाका है जी। नीरज मां भी वहां से चुनाव लड़ रही है। काफी अहम इलाका है जहां पर आप खड़े हैं, कुरुक्षेत्र। और हमने देखा कि बीजेपी ने अंतिम
2 दिन जब बचे थे तो शिवराज सिंह चौहान को किसानों से बात करने के लिए वहां पर कैंपेन करवाया, उनसे भी तमाम नेता वहां जुटे। कितना ज्यादा अहम है और लोगों को लग रहा था कि एग्जिट पोल के बावजूद बीजेपी तो 40 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही आश्वस्त थी कि वो हरियाणा के अंदर तीसरी बार जो सरकार है उसे बनाने जा रहे हैं। हमने सुबह सुबह सबसे पहले यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, उनसे भी इनका इंटरव्यू किया था और उन्होंने भी बड़ा आश्वस्त होकर ये कहा था कि जो विकास के काम पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यहाँ किए गए, बिना खर्ची पर्ची के यहाँ पर लोगों को नौकरियाँ दी गई, दलित समाज के जो लोग अभी तक तमाम सुविधाओं से वंचित थे, उनके लिए पिछले 10 सालों में जिस तरह का काम किया गया, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर तीसरी बार सरकार बनाने में सफल होगी। और आप देखें कि शुरू से ही जिस तरह से कैंपेन हुआ, प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचे, अमित शाह यहाँ पहुँचे और पूरा का पूरा जो कैंपेन है वो 3-4 चीज़ों पर सिमट के रह गया। रीमा, खास तौर से आप देखें कि कुमारी शैलजा जिस तरह से नाराज़ हुई, दलित जो वोटर है यहाँ पर 20 से 22% के आसपास है, वो वोटर खासा नाराज़ था कि एक सांसद होकर उस दलित महिला का अपमान अगर हुड्डा ग्रुप के द्वारा किया जा रहा है तो आम दलितों की क्या स्थिति रही होगी। यही कारण है कि जब कांग्रेस पार्टी को अपना दलित वोट दरकता हुआ दिखाई दिया तो आनंद फानंद में अशोक तंवर को कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कराना पड़ा ताकि उनको एक मैसेज दिया जाए। अभी भी कांग्रेस पार्टी कई सारे जो खेमे हैं उसमें बटी हुई है, अपने अपने मुख्यमंत्री पद के दावे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार विकास के नाम पर, और आप देखें कि जो किसान नाराज़ थे उनको लेकर शिवराज सिंह चौहान है वो लगातार मीटिंगें कर रहे थे, उनसे बात कर रहे थे। आप देखें कि धर्मेंद्र प्रधान यहाँ पर लगातार जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के जो लोग हैं, उनको मलमंत्र दे रहे थे कि किस तरह से जो मंत्र है कि आप भारतीय जनता पार्टी को आगे लेके जा सकते हैं। ठीक है, जो मुख्यमंत्री हैं वो सर्वसुलभ मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, आसानी से सभी के पास जाते हैं और आसानी से सभी लोग उनके पास आ सकते हैं। ठीक है, तो इसका कितना प्रतिफल भाजपा को मिल रहा है ये देखने की बात होगी। फिलहाल जिस तरह से नीरज हरियाणा के आंकड़े हैं वो शायद जो राजनीतिक पंडित हैं उनको चौंकाने वाले भी होंगे और खासतौर पर जो एग्जिट पोल्स आए थे उनको भी चौंकाने वाले होंगे, क्योंकि रुझान में लगातार बीजेपी अब लीड करते हुए दिखाई रही है। फिलहाल जम्मू कश्मीर की भी थोड़ी बात करेंगे। अशोक टंडन जी, जिस तरह से जो रुझान आ रहे हैं, कांग्रेस और एनसी लीड लेते हुए दिख रही हैं, राज्य में सरकार बनाते हुए दिख रही है, लेकिन इसका एक इंटरनेशनल इम्पैक्ट भी है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर की तस्वीर को कई बार पेंट करने की कोशिश की जा रही थी, जम्मू कश्मीर ने दिखाया कि लोकतंत्र जो है वो कम से कम मजबूत होकर उभरा है। जिस तरह से लंबी लंबी कतारों में और जिस तरह से वोटिंग हुई, चाहे वो घाटी की बात हो या फिर जम्मू की बात हो। बिल्कुल, देखिए जम्मू कश्मीर में जब भी चुनाव होते थे तो अलगाववादी तत्व बहिष्कार की कॉल दिया करते थे, बायकॉट कॉल देते थे, और जिसके चलते मत प्रतिशत बिल्कुल कम होता था। और पहली बार जब मोरारजी देसाई की सरकार बनी 1977 में, तो उस समय जो चुनाव हुआ तो पहली बार 9 से 11% मतदान हुआ, जिस पर पूरे देश में खुशी की लहर फैली कि कम से कम 11% लोग तो मतदान करने के लिए निकले हैं। और वहाँ से चलकर आज हम देख रहे हैं कि 60%, 55% मतदान हुआ है, शांतिपूर्वक मतदान हुआ है, किसी भी पोलिंग बूथ पर रीपोल नहीं हुआ है। और जिस तरह से आपने भी कहा और हमने सबने दृश्य देखे कि लंबी लंबी कतार, तो पूरी जम्मू कश्मीर की जनता ने ये एक विश्वास दिला दिया कि उनका जो है भारत के साथ विलय के बारे में जो पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा होता है वो बिल्कुल बेकार है। भारत की जनता के साथ ही जम्मू कश्मीर की जनता है। जो लोग जीतेंगे, जो सरकार बनाएंगे, वो भी भारत के संविधान के प्रति अपनी आस्था दिखाएंगे। और इस बार हमने देखा कि हमारे विदेश मंत्रालय ने कितने ही देशों के राजदूतों को ले जाकर जम्मू कश्मीर का चुनाव दिखाया कि ये एक भारत के प्रति उनकी जो एक प्रतिबद्धता है वो इस बार हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों ने दिखा दी है। और इसका एक बहुत बड़ा जो तमाचा पड़ा है पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा पर। चुनाव के दौरान भी पाकिस्तान में प्रोपेगेंडा हो रहा था कि वहाँ के लोग जो हैं वो भारत में नहीं रहना चाहते, वो इस चुनाव में दिखा देंगे। अलगाववादी ताकतें नहीं जीत रही। देखिए, कांग्रेस हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो,
उनका भारत के प्रति जो संविधान के प्रति आस्था है उसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये जो चुनाव है ये जम्मू कश्मीर का, ये भारत के लोकतंत्र की एक सफलता है, जीत है, और भारत के प्रति देश जम्मू कश्मीर की जनता का जो एक विश्वास है उसमें ये एक बहुत बड़ा सिंबल है, ऐसा मेरा मानना है। ये अशोक जी आपने बहुत अहम बात की, क्योंकि दो बातें जो आपने, एक लोकतंत्र के साथ पूरा देश ही है और जम्मू कश्मीर भी है, लेकिन उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियां और खासकर मनोज सिन्हा जी, उन्होंने भी वहां पर जो उनको इंप्लीमेंट करने का काम किया उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन हमारे साथ इस वक्त ऋषभ तिवारी जी, बीजेपी के प्रवक्ता, सीधे जुड़ गए। ऋषभ तिवारी जी, हरियाणा में एग्जिट पोल कुछ और कह रहे थे, लेकिन एक बार जरा अनिल विज जिनका इस बार काफी बयान चर्चा में रहा था, वो बोल रहे हैं, उनके पास चलते हैं जी। स्कैनिंग करने के बाद फिर उसकी काउंटिंग होती है, फिर ईवीएम खुलती हैं। अब ईवीएम खुल रही हैं, एक राउंड, एक दो राउंड सब जगह पर हुए हैं, और उसमें अब देखिए, अब बीजेपी कई जगह पर आगे दिखा रहे हैं, कहीं बराबर दिखा रहे हैं। आपकी सीट पर भी मुकाबला काफी टफ का है, कभी आगे कभी पीछे चल रहे हैं, क्या लग रहा है कि हमारा टफ वाला पोर्शन निकल गया, अब हम आगे ही आगे जाएंगे। चलिए, क्या लग रहा है बीजेपी सरकार बना पाएगी फिर से? और कविंद्र गुप्ता से हमारे संवाददाता बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की सियासत पर, आइए वो भी सुन लेते हैं। जी, जो इस वक्त हमारे साथ जो पूर्व डिप्टी सीएम जम्मू कश्मीर के कविंद्र गुप्ता जी मौजूद हैं। सर, जो शुरुआती रुझान है उसके मुताबिक आप भारतीय जनता पार्टी को कहां देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो अधिकांश सीटें मिलने वाली हैं वो जम्मू क्षेत्र से मिलने वाली हैं। उसी हिसाब से यहाँ पर एक अच्छा ट्रेंड चल रहा है, सभी चैनलों पर मैं देख रहा था बारी बारी से। तो भारतीय जनता पार्टी काफ़ी बढ़त बनाए हुए है। अभी ये भी कहा जा सकता है कि अभी जो ट्रेंड्स हैं वो जो पोस्टल बैलेट हैं उसी के आधार पर चल रहे हैं। पिक्चर जो सारी क्लियर होगी वो लगभग 10 बजे के बाद क्लियर होने वाली है, क्योंकि काफ़ी जो राउंड मशीन्स के हो जाएंगे तो तब ज़्यादा जानकारी मिल पाएगी। लेकिन हमें विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा दल उभर करके सामने आएगा और हम सरकार बनाने में सक्षम होंगे। इस प्रकार का जो सर, जो विकास की बात हो रही है, बीते 10 सालों में विकास जो चुनावी मुद्दा आपका रहा, अनुच्छेद 370 का दफा होना, तो क्या इस मुद्दे के आधार पर अभी ये हम माने कि जनता आपको स्वीकार नहीं कर पा रही है? अभी देखिए, ऐसा नहीं है। कश्मीर में और जम्मू में थोड़ा अंतर रहता है। वहाँ की जो पॉलिटिक्स है वो डिफरेंट है, जम्मू की पॉलिटिक्स डिफरेंट है। जम्मू वर्सेस ये जो पुरानी पार्टियां रही हैं, इन्होंने जम्मू वर्सेस कश्मीर इस प्रकार के माहौल बनाया था, जम्मू को दूसरे दर्जे का नागरिक बना करके रखा था। लेकिन आज विकास जब हो रहा है तो बराबर तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अभी भी लोगों को गुमराह करने का काम जो लगातार किया जा रहा है, विकास नजर आ रहा है। अगर एम्स वहां बना है तो जम्मू में भी बना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बनी है, दोनों जगह बनी है, IIM, IIT और रेल का वहां पहुंचना, एक्सप्रेस हाईवेज, रिंग रोड्स, सभी ये सारा 10 साल का जो रिजल्ट है, मेडिकल कॉलेजेस का खुलना, ये अपने आप में एक हमने ईमानदारी से काम किया है। हमने सभी लोगों के लिए धर्म जाति को छोड़ करके जो गोल्डन कार्ड जिसको कहते हैं, आयुष्मान कार्ड, उसका लाभ सभी जम्मू कश्मीर की जनता को दिया है। पहले 5 लाख था, 7 लाख किसान सम्मान निधि दी है। इसी तरह से कुल मिलाकर के ये जो लोकसभा में जो इनकी हार हुई है उमर अब्दुल्ला की, और उसके साथ ही ये महबूबा मुफ्ती की, ये बदलता हुआ जम्मू कश्मीर है, उसमें लोग इनको स्वीकार नहीं कर रहे। यही कारण था कि इनकी हार हुई। अच्छा, एक जो सवाल है, हम जम्मू से ही सवाल लेते हैं। जम्मू में ऐसा कहा जा रहा था कि 43 सीटों में बीजेपी मैक्सिमम सीटें जीत कर आएगी, क्योंकि जम्मू क्षेत्र में काफी बदलाव हुए हैं और विकास को लोगों ने देखा है, और आपका ये गढ़ भी रहा है। तो जम्मू के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, 35 सीटों के लगभग हम लेंगे। हम 43 सीटों पर लड़ रहे हैं और उसमें से 35 सीटों पर भाजपा बढ़त बनाएगी, ऐसा हमें विश्वास है। और अभी जो ट्रेंड्स आ रहे हैं उसमें हम अधिकांश सीटों पर जीत भी रहे हैं। ठीक है, कुछ मुस्लिम बहुल सीटें हैं, वहाँ पर हमारा आधार कम है,
हालांकि हमने पहाड़ियों के लिए, गुजर या एसटीज के लिए, सभी के लिए काम किया है, लेकिन धीरे धीरे जो एक भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक भी उसमें भी बढ़ेगा, ऐसा हमें विश्वास है। बिल्कुल, तो ये कविंद्र गुप्ता जो कि बात कर रहे थे कि किस तरह से जम्मू कश्मीर का जो चुनाव है उसमें बीजेपी की उम्मीदें और खासकर जो काम किए गए केंद्र सरकार की तरफ से उनको लेकर। लेकिन हमारे साथ कविंद्र गुप्ता जी के बाद अब ऋषभ तिवारी जी जुड़ रहे हैं जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। ऋषभ जी, हरियाणा में ये चमत्कार हुआ है या जैसा लग रहा था आपको कुछ उसी लाइन पर जनता ने सोचा है? जी, कोई चमत्कार का विषय ही नहीं है। विषय है हमारे अंत्योदय मूल मंत्र से काम करने का। जो वर्क हमने ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट किया है वो है। अभी जब शुरुआत में रुझान शुरू हुआ था तो कई चैनलों में भाजपा को पीछे दिखाया जा रहा था। उस वक्त भी मैंने एक डिबेट में कहा था कि ये रुझान में भले अभी हमें पीछे दिखा रहे हैं, नतीजे में हम आगे होंगे, क्योंकि हमने काम किया है। चाहे वो हरियाणा के प्रदेश हो, चाहे देश के अंदर हो, कोई भी पार्टी एक परिवार से जो चल रही थी, जनता उससे त्रस्त थी। चाहे हुड्डा परिवार हो, चाहे गांधी परिवार हो, भारतीय जनता पार्टी पूरी देश की जनता को अपना परिवार मान के काम करती है और उसी के तहत हरियाणा में भी काम हुआ है। अनेक योजनाएं को हमने धरातल पे उतारा है, सक्सेसफुली उतारा है। कोई भ्रष्टाचार नहीं, कोई गुंडागर्दी के साथ नहीं उतारा। तो जनता ने देखा है, परखा है और हम बिल्कुल श्योर हैं कि हम पुनः सत्ता में आ रहे हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। ठीक है, इसको किस तरह से देखते हैं, क्योंकि जिस तरह से जब चुनावों के दौरान और उसके बाद भी कांग्रेस में जो आपस में मतभेद रहे, कुमारी शैलजा से लेकर के और जो तमाम सारे प्रकरण रहे, उसकी वजह से अभी आपको लगता है कुछ फायदा मिला है या आपको लग रहा है? फिलहाल एक ब्रेकिंग न्यूज़ हम हरियाणा से दिखा दें, उसके बाद आपके पास आते हैं। हरियाणा में बीजेपी आगे चल रही है, सब्सटैंशियल मार्जिन जिसको कहते हैं वो बना लिया है। 44 और 38 का अंतर आ गया है। और इसीलिए बहुमत के लिए जादुई आंकड़ा जो 46 है, वहां से सिर्फ 2 सीटें और पीछे रह गए हैं। पिछली बार से भी मुकाबले देखें तो 6 सीटें उसको फायदा होता हुआ दिख रहा है। और इसकी वजह यह है निखिल, 6 सीटों का जो फायदा दिख रहा है, क्योंकि जेजेपी को 10 सीटों का नुकसान है, तो वो 7 और 6 कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जो चल रहा है, बहुत ज्यादा कोई उसने बढ़त बनाई नहीं, मात्र 1 सीटों पर आगे बढ़ रही है और बीजेपी 44 सीटों पर आगे चल रही है। और निर्दलियों को भी 3 का नुकसान होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि निर्दलीय बड़ी भूमिका निभाएंगे, वो भी ऐसा जो दिख नहीं रहा है। बनेगी उसमें निर्दलियों की भूमिका रहेगी, जेजेपी की भूमिका रहेगी। तो इसको इस तरह से भी लेना चाहिए कि जनता के मन में जो अभी फिलहाल अगर इन रुझानों को देखा जाए तो बहुत साफ वो मैंडेट देने की कोशिश में है। हम ऋषभ तिवारी के पास वापस आते हैं। ऋषभ तिवारी, आप इस बात को देख फिलहाल ऋषभ आपको रुकना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है इस वक्त लगातार, क्योंकि रुझान अब नतीजों में भी बदलने शुरू हो गए। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर है, रुझानों में इंडी गठबंधन को बहुमत है और मुझे लगता है इंडी गठबंधन बोलने से अब किसी को एतराज नहीं होगा, क्योंकि पता लग चुका है इंडी क्यों बोला जाता है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन इस वक्त आगे चल रहा है जम्मू कश्मीर में। और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी जम्मू रीजन में आगे चल रही है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की ये बड़ी खबर है जी। ठीक है, तो ऋषभ तिवारी के पास वापस आएंगे। मेहमानों का खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उनके पास भी वापस आएंगे। इसका विश्लेषण और आपको सटीक जो आंकड़े हैं, जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो लगातार आपको दिखाते रहेंगे। नतीजे तक पहुंचने तक हम आपके साथ बने रहेंगे। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। हाथ धोकर आप यहाँ साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम।
आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रीमा, आप कहिए। बिल्कुल, और ब्रेक पर जाने से पहले हमने दिखा हरियाणा में एक अभी तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई कि हरियाणा में बीजेपी बहुमत की तरफ बढ़ रही है। अभी तक रुझानों के मुताबिक बीजेपी ने कांग्रेस को काफी पीछे छोड़ दिया। सारे अनुमानों को धता बताया रीमा, सारे अनुमानों को धता बताया। और क्या नायब सिंह सहनी शुरुआत से कह रहे थे हम हर प्लान के तहत तैयार हैं और हमारी ही सरकार बनेगी, ऐसा तो लग रहा है। तो ये इसको आंकड़ों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी आरेंद्र प्रताप जुड़े हुए हैं, वो बताएंगे कि किस रीजन में कहां से कौन लीड कर रहा है, क्या कुछ आंकड़े हैं और क्या कुछ रुझान कह रहे हैं। आरेंद्र के पास। बहुत शुक्रिया निखिल। और निश्चित तौर से हरियाणा और जम्मू कश्मीर के लिहाज से बात की जाए तो बड़ी पिक्चर क्या है, इस वक्त के विधानसभा चुनाव के नतीजे किस प्रकार के रुझान दिखा रहे हैं, किस प्रकार की सत्ता बनती दिखाई पड़ रही है, किसके हिस्से में सत्ता की चाबी आएगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताने की कोशिश करते हैं कि किस राज्य में क्या स्थिति है। ये देखिए, हरियाणा की अगर बात की जाए तो किसान, पहलवान और जवान के तौर पर पहचान रखने वाला हरियाणा राज्य, वहां की 90 विधानसभा सीटों में से 87 के आंकड़े आ गए, जिनमें से बीजेपी 42 सीटों पर आगे चल रही है। 46 का जादुई आंकड़ा, 42 पे बीजेपी अपने आप पे पहुंचती नजर आ रही है। कांग्रेस 40 सीटों पर पिछड़ती नजर आ रही है। एग्जिट पोल के मुकाबले अगर देखा जाए तो ये अपने आप में उतना बेहतर नतीजे नहीं है। और आम आदमी पार्टी जो बड़ी ताकत दिखा रही थी वो शून्य पर इस वक्त नजर आ रही है। तो अपने आप में आम आदमी पार्टी के हिस्से कुछ आता नजर नहीं आ रहा। और इसके बाद अगर बात की जाए जेजेपी, जिसके पास में पिछली बार सत्ता की चाबी थी, उनका चुनाव चिन्ह चाबी है, 10 सीटें थी, उसके पास भी कुछ नहीं, शून्य स्थिति दिखाई पड़ रही है। हालांकि अगर अन्य के लिहाज से बात की जाए या उससे पहले आईएनएलडी, इंडियन नेशनल लोक दल की बात की जाए तो उनके हिस्से भी 1 सीट जाती नजर आ रही है। अभी रुझान के लिहाज से कुल 90 में से 87 सीटों का जो आंकड़ा आप देख पा रहे हैं उसकी स्थिति कमोवेशी है, जबकि अदर्स के पास में 4 सीटें जा सकती हैं। अगर यही रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं तो अदर्स का जो हिस्सा है वो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि 46 के जादुई आंकड़े से पहले पहुंचने से पहले बीजेपी के पास में थोड़ी सी भी गुंजाइश नजर आ रही है। हालांकि अंतिम आंकड़े क्या होंगे देखना दिलचस्प होगा। जल्दी से आपको बताते हैं कि क्षेत्रवार किस प्रकार की स्थिति है। हरियाणा के अहिरवाल इलाके की अगर बात की जाए तो यहां की कुल 18 सीटें, उनमें से 17 सीटों के रुझान आ गए हैं। बीजेपी उन 17 में से 11 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस 6 सीटों पर और बाकी किसी दल के पास कोई स्थिति नहीं है। और ये अहिरवार इलाका हरियाणा के इस हिस्से में आता है जिसको हमने कलर कोडिंग से दिखाया हुआ, 18 सीटों वाला ये इलाका, जहां पर बीजेपी मजबूती से अपनी दमखम के साथ मौजूदगी दर्ज करा रही है 18 में से 11 सीटों पे। हालांकि 17 के रुझान आए हैं, 1 का रुझान अभी आना बाकी है। और आपको लगातार इस बात का जिक्र कर रहा है बीजेपी किस तरीके से एक बड़े परिवर्तन के साथ में एग्जिट पोल से इतर अपनी सरकार बनाती नजर आ रहा है। बांगर क्षेत्र की बात की जाए तो यहां पर भी 18 विधानसभा क्षेत्रों वाला ये इलाका है। और आप कलर कोडिंग से देख सकते हैं कि जहां पर किस किस दल की मौजूदगी नजर आ रही है। बीजेपी यहां पर कांग्रेस से पीछे 6 सीट पर अभी आगे है। कांग्रेस यहां पर 10 सीट पे आगे, और इंडियन नेशनल लोक दल जो 1 सीट आ रही थी वो भी इस बांगर क्षेत्र से उसके खाते में जाती नजर आ रही है। और अन्य के खातों में जो 4 सीटें थी उनमें से 1 सीट इस बांगर क्षेत्र से जाती नजर आ रही है। तो कांग्रेस अपेक्षाकृत बांगर क्षेत्र में बीजेपी से बेहतर कर रही है 18 सीटों पे। अगर हम बात करें अगले क्षेत्र के लिहाज से तो जाटलैंड अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, और ये एक बड़ा एक क्षेत्र के तौर पे आप देख सकते हैं कलर कोडिंग के आधार पे। और यहां की 27 विधानसभा सीटें हैं जिनमें से 26 के रुझान आ गए हैं। इनमें से 15 सीटों पर बीजेपी आगे है। जाटलैंड या कहा जाए हरियाणा की राजनीति जाटों के इर्द गिर्द घूमती है, इस बात को लगातार कहा जाता है। बावजूद उसके अगर 15 सीटों पर बीजेपी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है तो बदलती राजनीति के सियासी आंकड़ों की यह तस्वीर है। 9 सीटों पर कांग्रेस मौजूदगी दर्ज करा रही है, तो यह अपने आप में कांग्रेस पिछड़ रही है जाटलैंड में, जहां पे सबसे बड़े सर्वमान्य नेता के तौर पर भूपेंद्र हुड्डा की मौजूदगी को माना जाता है। कुरुक्षेत्र की अगर बात की जाए तो कुरुक्षेत्र की 27 में से 27 सीटों के रुझान इस वक्त आ गए हैं, जिनमें से 12 पर बीजेपी और 13 पर कांग्रेस मौजूदगी दर्ज करा रही है। 2 अन्य के खाते में जाती नजर आ रही। कुरुक्षेत्र हम जानते हैं कि एक बड़ी लड़ाई का गढ़ रहा है और ऐसे में सियासी लड़ाई में कांटे की टक्कर इस वक्त 12 और 13 सीटों पर बीजेपी कांग्रेस के बीच दिखाई पड़ रही है। शहरी और ग्रामीण इलाका दोनों इसमें समाहित है और कुरुक्षेत्र की 27 में से 27 सीटों के रुझान इस वक्त दिखाई पड़ रहे हैं। 12 पर बीजेपी और 13 पर कांग्रेस यहां पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, देश के सिरमौर राज्य जिसको लेकर इस वक्त का
डल झील के शिकारे में 22 सीटों के साथ में बीजेपी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से डल झील की खूबसूरती नजर आ रही है, लेकिन उसके बाद कांग्रेस की जो मौजूदगी है एक राष्ट्रीय दल के तौर पर देखा जाए तो 8 सीटों के साथ में वहां पे मौजूदगी है, लेकिन दोनों राष्ट्रीय दलों में देखा जाए तो बीजेपी बहुत बेहतर कर रही है, लेकिन क्षेत्रीय दलों के पास कहीं ना कहीं सत्ता की कुंजी जाती नजर आ रही है। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला 42 सीटों के साथ में खासतौर से जो कश्मीर का इलाका है वहां पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं, लेकिन सिमटती नजर आ रही है 2 सीटों में पीडीपी की महबूबा मुफ्ती की पार्टी। खुद उनकी बेटी अपनी सीट से पीछे चल रही है, अपने आप में दिखाता है कि बदलती तस्वीर किस प्रकार से जम्मू कश्मीर की है। लेकिन आदर्श ये आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है, 16। ये 16 कौन है? इसमें निर्दलीय भी हैं, बहुत छोटे दल भी हैं, इंजीनियर राशिद से लेकर या जो तमाम जिनका जमात का समर्थन जिन तमाम लोगों को था उनका भी कहीं ना कहीं एक तरीके से इसमें संख्या है। तो ये अन्य भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। अगर जम्मू क्षेत्र की बात की जाए तो यहां पर 43 विधानसभा सीटें हैं और सभी 43 विधानसभा सीटों के रुझान आ चुके हैं। इनमें से 22 पर कांग्रेस अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है, कांग्रेस महज 3 पर, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस 9 सीटों पर और अन्य के खाते में 9 सीटें जा रही हैं। यहां पे जानना देखना दिलचस्प होगा ये 9 अन्य कौन से हैं, क्योंकि एनसी यहां पर 9 सीटों पर, कांग्रेस 3 पर और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर 22 सीटों पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। हमने जम्मू संभाग के लिहाज से बात की है। अगर हम घाटी के लिहाज से बात करें या इस वक्त की एक बड़ी खबर यह है कि हरियाणा के रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिल गया है और यह आंकड़ा 46 पहुंच गया है। यह 46 का आंकड़ा जो कि बहुमत का आंकड़ा है, 90 विधानसभा सीटों के लिहाज से 46 के आंकड़े पर बीजेपी पहुंच गई और यह दिखाता है कैसे अब सत्ता की चाबी बीजेपी के हाथ में आ रही हो। हैट्रिक होगी जैसा हमने केंद्र में देखा और लगातार प्रधानमंत्री मोदी कहते थे कि केंद्र के साथ या दिल्ली के साथ चले हरियाणा। अगर यह स्थिति है तो अपने आप फिर से हरियाणा में वही सरकार रिपीट होने जा रही जो कि दिल्ली में देखने को मिला है। दिल्ली में भी हमने देखा हैट्रिक लगाई है पीएम मोदी ने और अगर हरियाणा में बीजेपी आती है तो यह हैट्रिक होगी 2014 से लगातार 2024 तक। बीजेपी बढ़ रही है लगातार, 46 का जादुई आंकड़ा छू लिया। 46 का आंकड़ा हरियाणा के रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है। डीडी न्यूज पर सबसे सटीक नतीजे हम आपको दिखा रहे हैं और 46 सीटों पर बीजेपी को बढ़त। कांग्रेस की बात करें तो 38 सीटें इस वक्त कांग्रेस रुझानों के मुताबिक 38 सीटों पर आगे चल रही है। तो जीत की हैट्रिक की तरफ इस वक्त बीजेपी। सबसे बड़ी खबर समीर जी, सबसे पहले इसी पर आपका एक रिएक्शन लेना चाहेंगे क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा था, एग्जिट पोल पर सब बात कर रहे थे इतने दिन से, लेकिन ये तो चमत्कार दिख रहा है बीजेपी के। बिल्कुल, एग्जिट पोल भी मतलब एक विपरीत परिणाम बता रहे थे और जिस तरीके से वहां से एक जमीनी सेंटिमेंट आ रहा था, ये लग रहा था कि इस बार कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करेगी। जेजेपी का जो वोट बैंक है वो कांग्रेस के पास वापस लौट रहा है। ये कहा जा रहा था कि जिस तरीके से हरियाणा के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन कांग्रेस के मुकाबले बराबर रहा था, कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया था, क्योंकि 2019 में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था और इस बार 5 सीटें जीती थी। तो ये कहा जा रहा था कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी रहेगी। हुडा को जो मनोहर लाल खट्टर की नाराजगी थी तो भारतीय जनता पार्टी ने हटा दिया, लेकिन सैनी साहब बहुत कुछ कर नहीं पाए। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर कहा जा रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया ये बता रहा है कि 2004 से लेकर 2014 तक का जो हुडा का कार्यकाल था जनता को अभी भी याद है और 2014 से लेकर 2024 तक का जो भारतीय जनता पार्टी का एक सुशासन का कार्यकाल रहा है, बिना खिना खर्चे बिना पर्ची के रहा है, एक ईमानदार शासन दिया है और प्रधानमंत्री मोदी का जो 10 साल का काम रहा है, मुझे लग रहा है जनता ने उस पर मुहर लगाई है। प्रधानमंत्री मोदी को देखा है। आम आदमी पार्टी, जेजेपी, आईएनएलडी और अदर्स, इनके हाथ में कुछ नहीं आता हुआ दिख रहा है। मतलब अगर बात करें आम आदमी पार्टी से वैसे भी देखिए बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं थी। जब आम आदमी पार्टी का राघव चड्ढा कांग्रेस से गठबंधन की बात कर रहे थे तो कांग्रेस 5 सीटें देने को भी तैयार नहीं थी और भूपेंद्र हुड्डा ने भी कह दिया था कि हमें आम आदमी पार्टी की जरूरत नहीं हो। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन रहा था कि कांग्रेस ने एक कुरुक्षेत्र की सीट दी थी, वो भी सीट हार गए थे, तो हरियाणा में वैसे भी आम आदमी पार्टी के लिए कोई बहुत स्पेस नहीं था। हालांकि भगवंत मान कह रहे थे कि पंजाब से जुड़ा हुआ एरिया वहाँ अच्छा प्रदर्शन करेंगे, अरविंद केजरीवाल ने प्रचार किया था, तो आम आदमी पार्टी से बहुत उम्मीद नहीं थी। जेजेपी ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना ली थी 2019 में 10 सीट जीतने के बाद, तो वहां पर एक उनके प्रति भी नाराजगी रही थी 5 साल। मालूम होता है कि कौन सी पॉकेट का कुमारी शैलजा को सुन ये सब चीजें चलती हैं, तो इसको आप इतना ज्यादा मत समझिए कि सेंसेक्स की तरह अप एंड डाउन। ये है, काउंटिंग का एक दौर होता है, हर इलेक्शन में होता है, लेकिन आश्वस्त हैं हम, कांग्रेस सरकार बनाएगी। 10 बज रहा है मैम, कितनी देर और रुक जाए आपके हिसाब से? देखो अभी शायद तीसरा चौथा राउंड है तो 10 एक और होंगे, कम से कम। उम्मीद नहीं, विश्वास है। मेरे साथ कुमारी शैलजा है, कांग्रेस पार्टी की सीनियर नेता। मैम
तो ये जो दरअसल इस तरह की बातें हैं वो दोनों ही दलों की तरफ से की जा रही हैं। और कुमारी शैलजा के चेहरे पर जो मुस्कान है, हाँ, वो उसके गहरे निहितार्थ हो सकते हैं, उसके गहरे निहितार्थ भी हो सकते हैं, और इसको अपने मेहमानों से समझने की कोशिश करेंगे। समीर चौगावकर जी अभी जो समझा रहे थे हरियाणा की सियासत, एक चीज और भी समझना चाहेंगे कि ये जो पूरा प्रकरण रहा कुमारी शैलजा का, और आपने देखा कि जाटलैंड में भी आरेंद्र बता रहे थे कि किस तरह से जो कह रहे थे कि 36 जातियां हैं और वो सब कांग्रेस के साथ है, ऐसा दावा कर रहे थे। ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, अगर आप देखेंगे हरियाणा में तो भारतीय जनता पार्टी गैर जाटों की राजनीति ज़्यादा करती रही है, और सारे जाट, ये कहा जाता है कि मतलब एक बड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोटिंग करता है, और यही कारण रहा कि खट्टर साहब मुख्यमंत्री बने, उसके बाद ओबीसी सैनी साहब को मुख्यमंत्री बना दिया गया, और भारतीय जनता पार्टी ने जाट को छोड़कर बाकी जातियों को वहां साधने की कोशिश की। दलित भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा था, लोकसभा चुनाव में टूटा था दलित वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के साथ। यह लग रहा था कि विधानसभा चुनाव में भी क्या दलित चला जाएगा, लेकिन जिस तरीके से शैलजा का जो प्रकरण हुआ है वहां पर, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उसे उठाया है, शैलजा ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की। हालांकि राहुल गांधी ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान एक रैली पर हुड्डा और शैलजा का हाथ मिलाया, लेकिन उसके बाद शैलजा का जो बयान आया। आपने राहुल गांधी की बात की समीर जी, मैं जरा, हम लोग शैलेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं बीजेपी मुख्यालय से। शैलेंद्र, जलेबी कहीं आती हुई दिख रही है क्या बीजेपी ऑफिस में? देखिए, लड्डू जरूर थोड़ी देर में हो सकता है बांटे जाएं, क्योंकि हम जानते हैं कि एक तैयारी तो होती है। हालांकि सुबह जो माहौल था वो थोड़ा सा शंका भरा था, क्योंकि जिस तरह से एग्जिट पोल के नतीजे आए थे, लेकिन जब अब वास्तविक नतीजे आ रहे हैं और एक बड़ा उलटफेर हरियाणा में दिखाई दे रहा है एग्जिट पोल के नतीजे के लिहाज से, उलटफेर कहां? बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है, उलटफेर कहां हुआ? एग्जिट पोल्स के हिसाब से उलटफेर की बात कर रहे हैं। एग्जिट पोल के लिहाज से कह रहा हूँ। सुबह जो आप पोस्टल बैलेट देखें उसमें कांग्रेस आगे दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जब मतगणना आगे बढ़ी और ईवीएम से जब मतगणना आगे बढ़ी तो हमने देखा कि जो एग्जिट पोल से उलट बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। और उसमें जो निर्दलीय है, सिरसा सीट है, वो भी आप जानते हैं कि बीजेपी के समर्थन में है, एक और निर्दलीय है वो भी बीजेपी के समर्थन में है, तो आंकड़ा 48 तक चला गया है। तो बीजेपी के प्रवक्ताओं के चेहरे खिले नजर आ रहे हैं, क्योंकि इतिहास में पहली बार होगा कि हरियाणा में कोई दल लगातार तीसरी बार सत्ता में आएगा। अगर रुझानों के आंकड़े अंतिम नतीजे में बदलते हैं तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी जीत होगी। यहाँ पर एक और बात बताऊंगा, जो आंतरिक सर्वे बीजेपी का था वो कह रहा था कि अधिकतम 47 सीट तक बीजेपी जीत सकती है और न्यूनतम 35-36 सीट रह सकती है। यही वजह है कि बीजेपी ये कह रही थी कि एग्जिट पोल पर मत जाइए, इंतजार कीजिए। हालांकि जब एग्जिट पोल किसी एक दल के पक्ष में जाते हैं तो थोड़ी शंका जरूर होती है। तो सुबह राष्ट्रीय प्रवक्ता जो बीजेपी के तमाम यहाँ पर अलग अलग स्टूडियो में बैठे हुए हैं, उनके चेहरे पर उस तरह की एक मुस्कुराहट नहीं थी। लेकिन अब जब वास्तविक नतीजे आ रहे हैं और रुझान आगे बढ़ रहा है तो निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि प्रफुल्लित चेहरा नजर आ रहे हैं और बीजेपी मुख्यालय में थोड़ा सा हलचल भी बढ़ गई है। बिल्कुल शैलेंद्र, लेकिन आपने कहा कि मुस्कान सबके चेहरे पर दिखाई दे रही है, लेकिन ये एक सवाल में शैलेंद्र से अगर आप कहें तो मैं पूछना चाहूंगा। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आपको लगता है शैलेंद्र ये मुख्यमंत्री बदलने की रणनीति ये कामयाब रही? बिल्कुल जिसको कहते हैं कि सटीक रणनीति के साथ में बीजेपी उतरी और वो कामयाब रही फिलहाल, कम से कम जो रुझान कहते हैं उसको मुताबिक। दो मत नहीं है इसमें, कहीं कोई दो मत नहीं है। जिस तरह के रुझान आ रहे हैं और यही अगर नतीजों में आगे तब्दील होते हैं, और उससे बहुत स्पष्ट है कि बीजेपी ने जो नेतृत्व में बदलाव किया उसका बहुत फायदा मिला। क्योंकि ओबीसी फैक्टर आप देखें तो वो बहुत महत्वपूर्ण रहा, और जो जाट वर्सेज की राजनीति एक तरह से होती रही है, एक गोलबंदी की राजनीति हरियाणा में हम देखते हैं, उसका एक फायदा मिलता हुआ दिखाई दिया है। बीजेपी को स्पष्ट तौर पर नेतृत्व परिवर्तन का राज्य में फायदा मिला है। नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाने का फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस तरह के रुझान आ रहे हैं। और जाटलैंड में बीजेपी का आगे होना और कांग्रेस का पिछड़ना ये दिखाता है कि जो तमाम जातियां हैं वो दरअसल तमाम जो अलग अलग वर्ग हैं, बीजेपी ने सबको साधने की, सबको साथ लेकर चलने की कोशिश की है। तो एक बीजेपी को सभी वर्गों में एक समर्थन मिलता हुआ दिखाई दिया, जबकि कांग्रेस एक तरह से देखें कुछ खास वर्गों तक या क्षेत्रों तक सीमित नजर आ रही है। तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका इसलिए होगा क्योंकि लगातार तीसरी बार हरियाणा में कांग्रेस सत्ता से दूर होने जा रही है, जैसा कि रुझान बता रहे हैं। और जिस तरह के दावे किए जा रहे थे और जिस तरह का एक माहौल बनाया जा रहा था, उससे कांग्रेस के नेता आते आत्मविश्वास से नजर आ रहे थे, लेकिन अब रुझान उसके ठीक उलट नजर आ रहे हैं। और एक बड़ी खबर ये भी है कि अनिल विज पीछे चल रहे हैं, जो हम नीचे हम दर्शकों से कहेंगे जरा नीचे भी देखते रहे प्रमुख उम्मीदवार कौन कौन पीछे चल रहे हैं, कौन कौन आगे। कुछ बड़े नाम हैं जो इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। नसीम अहमद पीछे चल रहे हैं फिरोजपुर झिरका से, और उसके अलावा प्रमुख उम्मीदवारों के नाम लगातार दिग्विजय सिंह चौटाला खुद डबवाली से
पीछे चल रहे हैं और डॉक्टर कमल गुप्ता हिसार से ये भी पीछे चल रहे हैं। तो कुछ बड़े नाम जो लगातार टैली भी बदल रही है और ये प्रमुख उम्मीदवार जो पीछे और आगे, दुष्यंत चौटाला उज्जवा कला से जेजेपी के उम्मीदवार पीछे चल रहे हैं, जिनके हाथ में माना जा रहा था चाबी इनका चुनाव चिन्ह है, लेकिन चाबी इनके हाथ में है। तो ये तमाम लोग हैं। लेकिन अशोक जी, जो बात यहाँ शैलेंद्र कह रहे थे और जो बात अभी निखिल ने कही, मैं उसी पर आना चाहूंगी। जवान किसान पहलवान, कोई नाराज नहीं है इसका मतलब तो हरियाणा में? देखिए, ये इतना साधारण नहीं है। अभी पहली बात तो ये है कि अभी ट्रेंड ये बहुत इनिशियल है, आप देखेंगे ये बदलते रहेंगे। दूसरी बात जो मेरी समझ में आ रही है कि जाट लैंड में जो दूसरी जाट छोटी पार्टियां थी, चौटाला से संबंधित या और जितने आप देख रहे हैं, ये जाट लैंड में वोट काटे हैं इन्होंने कांग्रेस के। और दूसरा जो दलित वोट था वो भी कहीं ना कहीं या कुमारी शैलजा की नाराज़गी के कारण या मायावती की प्रेजेंस के कारण दलित वोट भी पूरी तरह से बटा है। तो जो भारतीय जनता पार्टी की एक नीति रहती थी कि गैर जाट को इकट्ठा करो और जाटों में फूट डलवाओ, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सफल होती दिखाई दे रही है। लेकिन जो पीछे चल रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता पीछे चल रहे हैं। ओम प्रकाश धनखड़ पीछे हैं, कैप्टन अभिमन्यु पीछे हैं, अनिल विज पीछे चल रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी अगर 46 सीटों पर आ गया है तो ये कहाँ पर आ गया है? इसका अर्थ ये है कहीं ना कहीं गैर जाट वोट की कांग्रेस के प्रति ना जाना और जाट वोट में सेंध लगाना, ये जो दूसरे जाट पार्टियां हैं, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस का खेल बिगाड़ती हुई दिखाई दे रही है। ठीक बात है। अगर आप ये कहते हैं कि अभी रुझान है, बिल्कुल सच है कि रुझान है, आंकड़े आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से फिलहाल कौन आगे पीछे चल रहा है हरियाणा की अगर बात करें, सबसे पहले बड़े चेहरे वो देख लेते हैं। मोहम्मद इलियास जो है वो आगे चल रहे हैं कांग्रेस के, और उसके साथ ही साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी सीट गढ़ी सांपला से आगे चल रहे हैं। किलोई और गढ़ी सांपला जी 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 जी। होडल से उदय भान कांग्रेस के ये भी प्रत्याशी, ये भी आगे चल रहे हैं फिलहाल। उदय भान होडल से, और इसके अलावा दोड़ाराम फतेहाबाद बीजेपी के उम्मीदवार, ये आगे चल रहे हैं। तो कुछ बड़े नाम है जो कि हरियाणा, क्योंकि हरियाणा में तस्वीर बदली है ना, तो हरियाणा इस वक्त बहुत क्रूशियल हो गया। सुनील सतपाल सांगवान दादरी से ये भी आगे चल रहे हैं, बीजेपी के उम्मीदवार हैं। अर्जुन चौटाला जी, ये रनिया सीट से आईएनएलडी से ये आगे चल रहे हैं, और एकमात्र यही अभी आगे चल रहे हैं फिलहाल आईएनएलडी से। नायब सिंह, जिनके ऊपर इस बार जिनके कंधों पर कमान थी, लाडवा से आगे चल रहे हैं, काफी खुशमिजाज। आज सुबह सुबह उन्होंने अपने और वापस लाडवा शिफ्ट हो गए थे। प्रकाश धनखड़ पीछे चल रहे हैं बादी से, ये एक बड़ा चेहरा निखिल, जिनके बारे में चुनाव भी हार गए थे धनखड़ साहब, पिछला चुनाव भी हारे थे और इस बार कैप्टन अभिमन्यु भी पिछला चुनाव हार गए थे। आईएनसी से के ये मेवा सिंह हैं, ये पीछे चल रहे हैं लाडवा से, जाहिर तौर पर। और टैली लगातार बढ़ रही है। देखिए विनेश जुलाना से पीछे चल रही हैं, जिनके ऊपर कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि इन्हीं के बलबूते इस बार जीत जाएंगे हम जी। और पहलवान सब नाराज है। आरती राव पीछे चल रही है, राव सिंह की बेटी है, और मतलब राव सिंह ने अपनी बेटी को पार्टी पर दबाव देकर टिकट दिलवाया। भव्य बिश्नोई आदमपुर से आगे चल रहे हैं, कुलदीप बिश्नोई के ये बेटे हैं, और आदमपुर से इनकी सीट को लेकर के भी काफी घमासान था, लेकिन ये आगे चल रहे हैं बीजेपी से। सावित्री जिंदल, जिनको बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था, इंडिपेंडेंट, इन्हीं की बात अभी शैलेंद्र कर रहे थे, आगे चल रही है। क्षेत्र में आती है। रणजीत सिंह पिछली बार निर्दलीय चुनाव जीते थे, पिछली बार चुनाव जीते थे, ये भी इंडिपेंडेंट, बिजली मंत्री बने थे, ऊर्जा मंत्री बने थे। निर्दलीयों का इस बार गेम काफी बिगड़ा है। श्रुति चौधरी आगे चल रही है तोशाम से, और चुनाव से एन पहले ही बीच में किरण चौधरी अपनी बेटी के साथ बीजेपी में आई और इस वक्त आगे चलती हुई दिख रही है। हाँ, ये बड़ा महत्वपूर्ण है देखना। 1000 से कम वोटों का जो अंतर है वो 20 सीटें ऐसी हैं जहां पर 1000 वोटों का से कम का अंतर, जिसकी बात अभी अशोक जी कह रहे थे कि अभी ये रुझान है 1000 से कम हार जीत का अंतर जो है अभी बड़ा इनिशियल है, और जब 1000 से आगे पीछे चल रहे हैं तो ये 2019 का चुनाव अनिल विज, लेकिन देखिए पीछे चल रही है, अनिल विज पीछे चल रहे हैं, जो कह रहे थे मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा इस बार। ये एक बड़ा सरप्राइज है, मुख्यमंत्री कोई बनेगा तो मैं बनूंगा। अच्छा है, लेकिन 2019 का चुनाव परिणाम देखोगे तो 24 सीटें थी जो 1000 वोटों के अंतर से हार जीत का परिणाम आया था। आदित्य सुरजेवाला, रणदीप सुरजेवाला के बेटे, ये भी पीछे चल रहे हैं। खुद 1000 से कम से आगे हैं। तो ये जो आप बात कह रहे थे वही 1000 के अंतर से आगे पीछे। 20 सीट बहुत होती हैं जो 1000 से कम है। जी
और सबसे खास बात है कि अभी इनिशियल आंकड़े हैं, तो ये जैसे जैसे दिन चढ़ेगा ये आंकड़े आगे पीछे होते रहेंगे। तो दिग्विजय सिंह चौटाला पीछे चल रहे हैं, डॉक्टर कमल गुप्ता पीछे चल रहे हैं, ये तमाम वो नाम है जो अब ये 2000 के अंतर, अभी हम 1000 की बात कर रहे थे, 49 सीटें ऐसी हैं हरियाणा की जिसमें कि 2000 से कम वोटों का अंतर। और अशोक जी हंस रहे हैं इस बात पर, लेकिन इसको ये भी समझने की जरूरत है कि अभी जो मतगणना हुई है दरअसल वो बहुत कम वोटों की हुई है, तो इसलिए भी ये अंतर जो है ये पंचकुला से चंद्रमोहन कांग्रेस के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, बीजेपी के ज्ञानचंद गुप्ता पीछे चल रहे हैं, अनिल विज 2000 से कम वोटों का अंतर है जहां पर कि पीछे चल रहे हैं, अंबाला कैंट से और चित्रा सरवारा आगे चल रही कांग्रेस की, मुलाना से पूजा कांग्रेस की प्रत्याशी आगे चल रही है और बीजेपी के संतोष चौहान सारवान पीछे चल रहे हैं। तो ये कुछ सीटें महत्वपूर्ण जहां पर 2000 से कम वोटों का अंतर है और इसीलिए क्योंकि छोटी छोटी कंस्टिट्यूंसी में है ये भी होगा कि कुछ ग्रामीण क्षेत्र की ईवीएम खुल रही होंगी, कई शहरी क्षेत्र की खुल रही होंगी जी, तो एरिया वाइज भी अभी होगा। अभी तक किसी ने ईवीएम पर सवाल नहीं खड़ा किया, कोई बयान ऐसा नहीं आया। जब आखिरी चुनाव परिणाम आ जाएगा उसके बाद कांग्रेस की पत्रकार वार्ता में वो तो ईवीएम जा नहीं सकती, कांग्रेस का तो मतलब गठबंधन ईवीएम के साथ जीतते हैं, तो यही सबसे बड़ा बात है। स्थिति में चलिए महत्वपूर्ण चेहरा जो रुझान आ रहे हैं उसके अनुसार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। नहीं वो तो अभी 2 राउंड 3 राउंड हुए हैं, वो जितने रिपोर्ट जाती है उतने सारा जो खबर आई है कांग्रेस की बहुमत आ रही है। 10 साल के बाद क्या कांग्रेस पार्टी उत्तर भारत में वापसी कर रही है? 10 साल के बाद? हाँ 10 साल के बाद क्या कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है? जो ट्रेंड सर चल रहे हैं उसमें बीजेपी खेमे से कहा जा रहा है कि बढ़त बनाएंगे। कहीं नहीं बढ़त बनेगी, आप देखना नतीजा है कांग्रेस का जो ट्रेंड आ रहा है वहाँ कांग्रेस का ज्यादा बहुमत आ रहा है। हजारों लोग नारा लगा रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद मुख्यमंत्री के तौर पर आपको देखना चाहते हैं। ये पार्टी फैसला करती है। बीजेपी के बड़े लीडर जो है पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी। तो ये और सबसे खास बात है थोड़ा सा भाव भंगिमा जिसे कहते हैं बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा अहम और वो होती है। जो शुरू से हम देख रहे हैं सारे नेताओं की कि हम ही जीतेंगे, जब तक हम जीत न जाएं या हार न जाएं तब तक। ब्रेकिंग न्यूज आ गई है, एक हरियाणा के रुझानों में बीजेपी बहुमत से आगे और बहुमत से भी आगे, यानी 46 का आंकड़ा भी पार करती हुई 49 सीटों पर आगे चल रही है। 49 सीटों पर अगर हम शैलेंद्र मिश्रा की बात को समझे, जो हमारे संवाददाता कह रहे थे कि कम से कम 2 निर्दलीय जो कि आगे चल रहे हैं वो बीजेपी के साथ में जाएंगे, तो ये पहले से इसीलिए नायब सिंह सैनी ने कह भी दिया था हम हर प्लान के साथ तैयार हैं, तो वो प्लान कुछ आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर देखा जाए तो ये अभी 50+ का आंकड़ा हो गया है। बिल्कुल। और चुनाव की इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, हरियाणा में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता पीछे चल रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस के लिए एक बड़ा गेम पलट गया है, कैप्टन अभिमन्यु खुद अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं, बड़े चेहरे कांग्रेस के और वो भी इस वक्त बीजेपी के। करनाल से भाजपा के जगमोहन आनंद आगे चल रहे हैं और कैथल से कांग्रेस के आदित्य सुरजेवाला पीछे चल रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला के बेटे हैं ये। मुख्यमंत्री पद के लिए रणदीप सुरजेवाला की बात 2019 में बीजेपी के अनिल विज जिनकी हम बात कर रहे थे निखिल, वो पीछे चल रहे हैं। अंबाला कैंट से लड़ते हैं, बड़े नेता हैं। तो से भाजपा की श्रुति चौधरी वो आगे चल रही है। नॉर्थ से निर्दलीय देवेंद्र सिंह आगे हैं। तो अदर्स का जो आंकड़ा है वो 6 पर है, तो इसमें निर्दलीय की भूमिका। अच्छा, बसपा के अत्तरलाल, जो बसपा मायावती जिनकी बात कर रहे थे अशोक जी, वो भी आगे चल रहे हैं, तो इसका मतलब बसपा भी थोड़ा सा डेंट लगा रही है। हरियाणा में कांग्रेस के कई दिग्गज इस वक्त पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस के लिए एक तरीके से ये पूरा कैंपेन जो था जी, जिस तरह हमने देखा 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जी, हालांकि सत्ता में नहीं पहुंच पाई लेकिन जीत का जश्न मनाया। एक चीज आपने और देखी रीमा कि ये जो डिफरेंस है 49 और 34 का बीजेपी और कांग्रेस के बीच में हो गया है, तो ये सब्सटैंशियल डिफरेंस है। हालांकि मैं फिर अभी भी अशोक टंडन जी की बात को पर कायम रहूंगा कि अभी ये इनिशियल है, लेकिन अब अंतर काफी बढ़ गया है। अब 10 से भी बहुत ज्यादा सीटों का बढ़ गया, लगभग 14 सीटें। हाँ, तो 15 सीटों का अंतर हो गया। 15 सीटों का अंतर अगर हो गया है अशोक जी, तो अभी भी आपको, लेकिन अब 35-48 हो गया, तो आपकी बात में एक पल जो है वो चेंज हो रहा है। जैसे हमने देखा 49 सीटें 2000 से कम के मार्जिन में चल रही हैं, जी जी जी, और 20 सीटें 1000 के मार्जिन से कम चल रही हैं, और अगर अभी आधे भी वोट काउंट हो गए हों तो भी अभी आधे वोट काउंट होने बाकी है। तो मुझे लगता है, लेकिन जो एक बात समझ में ये आ रही है कि
कि जो एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल सुपड़ा साफ करने की बात कर रहे थे और ये कह रहे थे कि कांग्रेस की लैंडस्लाइड विक्ट्री हो सकती है, कम से कम वो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग हारेंगे भी तो 1000 और 2000 के बीच में तो कुल मिलाकर जो परफॉर्मेंस है मैं समझता हूँ कि बहुत ही भाजपा के लिए तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन अभी हम देख रहे थे कि हुड्डा जी का चेहरा कोई बहुत ज़्यादा आशावान दिखाई नहीं दे रहा था। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि जो दलित वोट है, मायावती ने कैंडिडेट खड़े किए थे, शैलजा के प्रति जो नाराज़गी हुई उसके कारण, और जितने और दल थे, हम आम आदमी पार्टी की चर्चा तो कर रहे हैं लेकिन जितना भी वोट वो उनके कैंडिडेट ले, 88 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ रही थी, उनको जितना भी वोट मिल रहा होगा वो कांग्रेस का वोट कटा होगा। तो ये जितना जाट वोट कटा है वो भी कांग्रेस का है। तो इस तरह से वोट जितना कटा, गैर भाजपा वोट का बंटना कांग्रेस को भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, हमारे साथ संजीव जुड़े हुए प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। आम आदमी पार्टी के लिए अगर सीधे तौर पर कहा जाए, कांग्रेस के साथ आपका गठबंधन हो नहीं सका, बड़े दमखम और शोर के साथ, बाजे गाजे के साथ आप चुनाव मैदान में उतरे, लेकिन क्या सीधे तौर पर कहा जाए कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, एक भी सीट आपको नहीं मिल रही है? नहीं, देखिए, हमारी पार्टी बिल्कुल नई नवेली पार्टी है। 12 साल से कम समय हमारी पार्टी को बने हुए हुआ है। पूरे देश के अंदर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी के विचारों को देश की जनता पसंद कर रही है, पंजाब में हमारी सरकार है, उसका रिफ्लेक्शन हरियाणा में नहीं दिख रहा है। दरअसल बात हरियाणा की हो रही है, हरियाणा में उसका रिफ्लेक्शन दिखा नहीं। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अभी क्योंकि ये शुरुआती रुझान है, हमारे को ये लगता है कि हमारी पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है वहां पे। लेकिन पिछले 1-1.5 साल से भारतीय जनता पार्टी ने कॉन्स्पिरेसी के तहत जिस तरीके से हमारी पार्टी के बड़े नेताओं को जेल में भेजा, उसके वजह से, क्योंकि हमारा संगठन वहां पे अभी नया नया बना है, लेकिन हमारा आप देखें जैसे ही रिजल्ट फाइनल हो गए। संगठन नया कहाँ बना है? पिछले चुनाव में भी आप लोग मैदान में थे, नोटा से कम वोट मिले थे। बगल में पंजाब में आपकी सरकार है, बगल में दिल्ली में आपकी सरकार है, कहाँ मतलब आप गालिब वो है ना, दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। नहीं, लेकिन आप देखिए जिस तरीके से पंजाब में हम लोगों ने लैंडस्लाइड विक्ट्री लेकर आए। हाँ, तो वही तो पूछा जा रहा है सवाल दरअसल हरियाणा के लिए कि ये लैंडस्लाइड हार क्यों? मतलब एक भी सीट पर आंकड़े पर कोई खाता भी ना खुलना, तो इतना तो शायद आप लोगों ने सोचा नहीं होगा। अदरवाइज आप कांग्रेस के साथ जो 1-2 सीट दे रहे थे वही ले लेते तो भी बेहतर। अभी आप जल्दबाजी होगी। जम्मू कश्मीर तक हमारे उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, तो यहाँ पे अभी जल्दबाजी होगी। जब फाइनल रिजल्ट आएंगे तो आम आदमी पार्टी का जो परफॉर्मेंस है, सबसे बड़ी बात है अरविंद केजरीवाल जी का विचार। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने पूरे देश के अंदर हेल्थ पे काम करके दिखाया है, दोनों स्टेट पे, जिस तरीके से एजुकेशन पे काम करके दिखाया है, उसका कोई भी असर हरियाणा में नहीं दिखाई दिया। यही तो सवाल है। आएगा, नजर आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में नहीं। अच्छा, इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। आरिफ समीर जी आपके पास आते हैं, 1 मिनट। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर है, क्योंकि लगातार खबरें बदल रही हैं, रुझान भी लगातार तेजी से बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में रुझानों में बीजेपी ने फिर रफ्तार पकड़ ली है, यानी दोनों ही राज्यों में बीजेपी अभी पिछली बार जब हम थे तो 22 सीटों पर थे, अब वो 28 सीटों पर आगे चल रहे हैं। 39 सीटों पर फिसलकर कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस पहुंच गई। पहले 40 का आंकड़ा पार करती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन अब नीचे। और आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी 1 सीट पर, अच्छा मतलब जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी 1 सीट पर आगे दिखाई दे रहा है, हरियाणा में नहीं। और निर्दलीय 8 सीटों पर आगे है। निर्दलीय की बड़ी भूमिका अभी भी है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, राजीव जेटली बीजेपी के प्रवक्ता, हरियाणा में अभी उन्होंने मोर्चा भी संभाला था, काफी समय से मुख्यमंत्री के साथ उनकी टीम का पार्ट भी रहे। राजीव जेटली हमारे साथ जुड़ गए। राजीव जेटली जी, हरियाणा में एग्जिट पोल समझ क्यों नहीं पाए कि चल क्या रहा है आखिर? मैं आप केवल हरियाणा नहीं, आप देखिए पिछले कुछ वक्त से ऐसा ही ट्रेंड चल रहा है। छत्तीसगढ़ देखिए, मध्य प्रदेश देखिए, राजस्थान देखिए, कुछ ऐसा ही ट्रेंड है कि एग्जिट पोल, मुझे लगता है, मैं ऐसे तो सम्मान करता हूं सभी साइकोलॉजिस्ट का जो इस काम को कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली से बैठकर किसी प्रदेश की नब्ज को टटोलना बड़ा चुनौतीपूर्ण काम होता है। केवल दिल्ली से, खासतौर पर जो दिल्ली से आसपास के क्षेत्र होते हैं जो 60, 70, 80 किलोमीटर की रेंज में आते हैं, कभी भी कोई व्यक्ति वहां जाता है तो सुबह जाता है, शाम को वापस लौट जाता है और वहीं से अपने परसेप्शन बना लेता है कि किस तरीके का माहौल वहां पर होगा। लेकिन जो उस प्रदेश में रहते हैं उनको ज्यादा जानकारी होती है। और हम जब सुबह या एग्जिट पोल देख रहे थे या सुबह के जब ट्रेंड देख रहे थे, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये वो नहीं है जो जनता चाहती है।
तब भी विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन देखिए जैसे जैसे वोट काउंटिंग शुरू हुई तो जो हम सोच रहे थे वो होना शुरू हुआ और जो सेफोलॉजिस्ट सोच रहे थे वो नहीं हुआ। नहीं, लेकिन राजीव जेटली जी, ये सिर्फ सेफोलॉजिस्ट सोच रहे थे ये कहना शायद गलत होगा। हरियाणा के बीजेपी के नेता भी अंदर खाने कुछ ऐसी ही अनुमान लगा रहे थे, तो क्या बीजेपी के नेता भी नहीं पकड़ पा रहे थे कि हवा किस तरफ चल रही है? नहीं, ये ऐसा होता है, नेता सेफोलॉजिस्ट नहीं होते हैं। जो मीडिया में देखते हैं, जो चैनल पे देखते हैं, जिस तरीके के एग्जिट पोल आते हैं वो उससे प्रभावित हो जाते हैं, बावजूद उसके कि जब उनको पता होता है कि जनता हमारे साथ है, उसके बाद भी सोचते हैं कि क्या पता ये जानकारी मेरी दुरुस्त ना हो, मेरी गलत हो। लेकिन जब वो जनता का मैंडेट मिलता है तब उन्हें एहसास होता है कि जो मैं सोच रहा था वही जनता सोच रही है, या जो जनता सोच रही है वही मैं सोच रहा था। बीच में इस तरीके के आंकड़े आ जाना कहीं ना कहीं कंफ्यूज करता ही है, किसी को भी करेगा वो कंफ्यूज। इसी तरीके से समीर चौगांवकर जी भी आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। राजीव जेटली जी, बात कर रहा हूं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हरियाणा में जिस तरीके से परिणाम आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, तो क्या आपको लगता है कि जो मनोहर लाल खट्टर को जो मुख्यमंत्री पद से हटा के पार्टी ने जो निर्णय लिया था वह निर्णय पर जनता ने मुहर लगा दी है, मतलब वो निर्णय अच्छा रहा है, या इसे नायब सिंह सैनी का आप परफॉर्मेंस मानते हैं? आप किसे श्रेय देंगे इसे? देखिए, मनोहर लाल जी की अलग नीतियां थी, वो प्रदेश को डिजिटल करना चाहते थे। उन्होंने प्रदेश के अंदर बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जिसमें से मिडल मैन को पूरी तरह से हटा दिया गया। अब बात आती है नायब सिंह सैनी जी की। मैं व्यक्तिगत तौर पे नायब सिंह सैनी जी के साथ रहा हूं। ये वो व्यक्ति है जो 24 घंटे काम कर सकता है। रात के 2 बजे भी अगर उनसे मिलने के लिए कोई पहुंच जाए और वो 200-250-300 लोग भी हों तो उन्हें इस बात की परवाह नहीं होती कि मुझे रात को सोना है। वो चाहे सुबह हो जाए, लेकिन उन 300 लोगों से एक एक व्यक्ति की पूरी प्रॉब्लम को सुन के उसको रिजॉल्व करके फिर वो अपने जिसे अपना घर कहते हैं जिसको, उसमें जाते थे। तो मैंने देखा जो इतनी मेहनत करने वाला व्यक्ति है उसको जनता कैसे नकार देगी, उसको तो जनता पसंद करेगी। और क्योंकि उन्होंने राउंड द क्लॉक मेहनत करी है, उसका रिजल्ट आपके सामने आज देखने को मिल रहा है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि नायब सिंह सैनी जी की मेहनत रंग लाई नायब सिंह सैनी की। और खट्टर जी को भी कुछ क्रेडिट मिलेगा क्या? बिल्कुल, मैंने तो आपको बोला, जो प्रदेश के अंदर प्रदेश को ट्रांसफॉर्म करने की जो नीतियां थी वो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी लेकर के आए थे। उन्होंने ही ऐसी नीतियां बनाई जिससे अंतिम व्यक्ति तक उनके अधिकार पहुंचे, और गरीब व्यक्ति, अंतिम कतार में खड़ा अंतिम व्यक्ति, दलित, ये ज्यादा शोर नहीं मचाता है। ये शैलजा जी को भी क्रेडिट देंगे क्या? अपनी उंगली की ताकत मैंडेट के टाइम पे। राजीव जी, शैलजा ने क्या बीजेपी के लिए काम किया, उनको कुछ क्रेडिट देंगे? बताइए, बक्सा कहां से आता है चुनाव के बीच में? देखिए, कुमारी शैलजा को जिस तरीके से अपमान झेलना पड़ा, मुझे लगता है कि वो खुद उसका जवाब दे रही है। हमने तो नहीं कहा था, उन्होंने ही कहा। कांग्रेसी जो लीडर थे उन्होंने ही कुमारी शैलजा और उनके सपोर्टर्स के ऊपर अलग तरीके की टिप्पणियां करी, एक दलित के ऊपर टिप्पणियां करी। तो इसमें हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ये तो कुमारी शैलजा विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर खुद ही बयां कर चुकी हैं अपनी बात। तो समीर जी, ये तो अहम बात है ना कि कुमारी शैलजा, जो आपने तो मतलब कटाक्ष के तौर पर कहा, लेकिन वाकई में मतलब ये हुड्डा वर्सेस शैलजा, क्या आपको लगता है कि ये सारी जो चीजें रही और उसके अलावा चीफ मिनिस्टर पद की बातें रही, फिर बाद में शैलजा को जिस तरह से जो सारा प्रकरण हुआ, आपको लगता है कि ये एक बड़ा फैक्टर बना? निश्चित रूप से देखिए, आप टिकट डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखेंगे कांग्रेस का, तो जिस तरीके से कुमारी शैलजा को टिकट वितरण में नजरअंदाज किया गया, रणदीप सुरजेवाला को नजरअंदाज किया गया, और हुड्डा ने जिस तरीके से अपने चहेतों को टिकट दिलवाया। कुमारी शैलजा चाहती थी कि वो लोकसभा चुनाव जीतने के बाद विधानसभा चुनाव लड़े, जिससे उनका मुख्यमंत्री का दावा मजबूत हो। पार्टी ने मना कर दिया कि कोई सांसद विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगा, वो चुनाव नहीं लड़ पाए। और जिस तरीके से दलितों को लेकर किया गया, कुमारी शैलजा पे जिस तरीके से अभद्र टिप्पणी की कांग्रेस के नेताओं ने, तो दलितों में इसकी बहुत नाराजगी रही। राहुल गांधी, हुड्डा और शैलजा के बीच जो रस्साकशी चल रही थी उसे संभालने में नाकाम रहे, और दलितों में संदेश गया कि जो कांग्रेस दलितों के वोट के दम पर 10 में से 5 सीटें हरियाणा की लोकसभा में जीतती है, वह विधानसभा के पहले इस तरीके से दलितों का अपमान करते और राहुल गांधी इस पर कुछ भी नहीं बोलते। तो मुझे लग रहा है कि एक बड़ा कारण रहा, शैलजा ने पहले चुनाव प्रचार नहीं किया, बाद में वो चुनाव प्रचार में आती है, लेकिन आधे अधूरे मन से आती है। रणदीप सुरजेवाला बहुत चुनाव प्रचार में नहीं आते, हुड्डा के ऊपर पूरी पार्टी निर्भर हो जाती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शैलजा की जो नाराजगी रही और दलितों की जो नाराजगी रही, उसके कारण
उसका नुकसान कांग्रेस को भुगतना पड़ा है। जो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन हो रहा है इसमें शैलजा की नाराजगी का भी एक बड़ा योगदान है। शैलजा के बारे में भी बात करेंगे। दुष्यंत नागर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के समर्थक है, राजनीतिक विश्लेषक हैं, स्टूडियो में मौजूद है। लेकिन आपके पास आए दुष्यंत जी और राजीव जी के सवाल आपसे करें। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के फौरन बाद लौटेंगे। देखते रहिए जनादेश। दुष्यंत भाई, MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। तो जनादेश आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर। सबसे सटीक और बेहतरीन खबरों के लिए इस वक्त आप 90 विधानसभा सीट, जो कि जम्मू कश्मीर और हम हरियाणा की बात कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा इस वक्त चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि हरियाणा में कुछ ऐसा हो रहा है। तीसरी बार बीजेपी हैट्रिक लगाने की तरफ निखिल बढ़ रही है और इसीलिए पोल्स के जो आंकड़े थे, जो जैसा आपने शुरुआत में कहा कि जो भी सेफोलॉजिस्ट थे जो कह रहे थे, उनके सारी उम्मीदों को धता बताते हुए जो अभी जो आंकड़े आए रुझान ही है, लेकिन रुझान में भी बीजेपी 48, 49, 50 के करीब जो पहुंच रही है, ये आश्चर्यजनक है बहुत सारे लोगों के लिए। हमारा जो है वो दिखाई दे रहा है बीजेपी का झंडा लिए 48 सीटों के साथ 48 सीटों पर हरियाणा में रुझानों के मुताबिक बीजेपी आगे चल रही है। कांग्रेस पार्टी 35 सीटों पर आकर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि अभी क्योंकि 2000-1000 के अंतर से कुछ सीटों का आकलन हो रहा है, तो इसलिए टैली बढ़ती घटती जा रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी 0, आम आदमी पार्टी 0, और सबसे बड़ी बात है कि जो मार्जिन है 49 और 34 का, रीमा ये देखिए 15 सीटों का मार्जिन, जी बिल्कुल बढ़ गया है। जेजेपी और जो बहुत दिल से लगाकर बैठी थी इस चुनाव को कि हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी, वो 0 पर है। और इंडियन नेशनल लोकदल भी केवल 1 सीट पर है, वो भी शायद मायावती के जो समर्थक हैं, इलाहाबाद सीट से। जी अच्छा, कुल मिलाकर ये बड़ा दिलचस्प होगा देखने को। लेकिन 6 पर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं और इसीलिए अदर्स की भी हम बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ अब जुड़ गए हैं दुष्यंत नागर जी। दुष्यंत जी, कहाँ चूक रह गई है? मतलब हमेशा से कांग्रेस की जो एक बीमारी रही है ना, कि अपने ही लोग जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के दुश्मन बन जाते हैं। कुछ ऐसा ही हरियाणा में दिख रहा है। जीती हुई बाजी हार गए। नहीं, देखिए अभी तो दूसरे दौर की वोटिंग काउंटिंग पूरी हुई है, जैसा आपने भी बताया और मेरे पास भी जानकारी है। 20 से अधिक सीटें, 20 के आसपास सीटें ऐसी है जहां अंतर बहुत 500,000 का है। तो ये कोई फाइनल आंकड़े हम नहीं मान सकते। कांग्रेस के सरकार बनाने की, मैजिक नंबर हासिल करने की पूरी संभावना है। लेकिन समीर जी कह रहे थे मैडम के बारे में, शैलजा जी के बारे में, तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि 31 साल की आयु में कुमारी शैलजा जी को मंत्री परिषद में स्थान दिया था कांग्रेस पार्टी ने। अभी तक कोई मुख्यमंत्री का प्रत्याशी या उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी घोषित करके चुनाव नहीं लड़ी है कि कोई हरियाणा में हुड्डा जी या किसी को। तो ये कहना आप टीवी पे बैठ के कह रहे हैं कि भाई उनका अपमान कर दिया, उनके लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया, इस पे मुझे आपत्ति है। ये ऑब्जेक्शनेबल बात है। उनका पूरा सम्मान है पार्टी के अंदर। ये हम नहीं कह रहे, ये हम नहीं कह रहे, एग्जैक्टली वो खुद कह रही थी। और सबसे दर्द बयान करती रही है। आप हर चीज के लिए मीडिया को मत दोषी ठहराइए ना। मीडिया को ये सारी चीजें तो सामने निकल कर आई। समीर जी ने जो कहा, मैं आपको नहीं ठहरा रहा दोषी। ये तो कांग्रेस के नेता ने कहा ना। कौन से ने कहा? कांग्रेस के एक नेता ने हरियाणा में जो बयान दिया, जिस पर इतना बवाल मचा कि दलित महिला का अपमान किया गया है, कुमारी शैलजा के लिए किस तरीके के कांग्रेस कुमारी शैलजा जी ने नहीं कर सकता सदैव, और बाद में हुड्डा जी को कहना पड़ा कि शैलजा जी मेरी बहन है, उनका अपमान पार्टी सहन नहीं करेगी। शैलजा जी का कोई एक बयान ऐसा दिखा दीजिए कि जो उन्होंने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ दिया हो।
पार्टी के खिलाफ नहीं दिया, लेकिन अंत समय में कितनी मान मनोबल के बाद ये दिस इज ओपन सीक्रेट, उनका देखिए, सबको पता उनका है। पूरा पॉलिटिकल कैरियर देखिए, उनके पॉलिटिकल कैरियर कितने लोग 31 साल की उम्र में भारतीय जनता पार्टी ने दलित नेता को कैबिनेट में मंत्रिपरिषद में जगह दी हो। आज भी भारतीय जनता पार्टी, तो भंडारी जी बैठे हैं, भंडारी जी बता दें और हमारे समीर भाई बता दें। 31 साल की उम्र में जिस तरह कुमारी शैलजा का ग्राफ कांग्रेस ने बढ़ाया, हम तो मान रहे थे कि वो आप ही की हेल्प कर रही हैं, लेकिन दुष्यंत जी का कहना है ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, इस वक्त दुष्यंत जी की मैं मायूसी समझ सकता हूं, क्योंकि दुष्यंत जी जो अब असली एग्जैक्ट पोल आ रहा है वो देखकर मुंगेरी लाल के जो हसीन सपने कांग्रेस पार्टी के थे हरियाणा में, वो चूर चूर होते जा रहे हैं। मैं शुरुआत से यही कह रहा था कि जैसे छत्तीसगढ़ चुनाव 2023 के अंदर सभी एग्जिट पोल्स ने कांग्रेस पार्टी की सरकार प्रेडिक्ट करी थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, ठीक उसी तरीके से हरियाणा चुनाव 2024 के अंदर होगा। आज ये स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस पार्टी ने जो कहा था कि हरियाणा के अंदर महिलाएं उनके खिलाफ है, झूठ साबित हुआ। महिलाएं उनके साथ है, झूठ साबित हुआ। उन्होंने कहा पहलवान उनके साथ है, झूठ साबित हुआ। उन्होंने कहा हरियाणा की जनता उनके साथ है, झूठ साबित हुआ। आज हरियाणा के गरीब ने कांग्रेस पार्टी की झूठ की दुकान के गुब्बारे को फोड़ दिया है। ये राहुल गांधी के सबसे बड़े जो झूठ और जलेबी के गुब्बारे को फोड़ दिया है। यही ट्रेंड आगे कंटिन्यू करता है। तो हम पहले से ही कह रहे थे, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में भी अगर आप देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभर रही है। ये प्रो डेवलपमेंट वोट है। हमारा हिस्टोरिक हाई 25 हुआ करता था, अभी हम 29 पे, डीडी जो दिखा रहे हैं 29 पे है। तो हमारे लिए दोनों तरफ में ये प्रो डेवलपमेंट वोट है। और कांग्रेस पार्टी की जो झूठ का गुब्बारा है, जो नफरत की दुकान है, जो भ्रष्टाचार की दुकान है, ये आज जनता ने एक्सपोज कर दी है। फेक नैरेटिव रहा। नहीं, मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि आप आने वाले 2 घंटे तक अपनी बातों पे टिके रहेंगे। मुझे ये आशा और उम्मीद होगी, और अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो आप ये मानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने जवान, युवा और किसान के साथ इंसाफ नहीं किया। 2 घंटे का मैं आपसे समय मांग रहा हूं, और आप तो 370 के ऊपर रेफरेंडम बता रहे थे। आप तो बता रहे थे हमको 370 के ऊपर रायशुमारी हो रही है। ये कहाँ है? आतंकवाद खत्म करने की बात आप कह रहे थे। अच्छा, हरियाणा से आपने स्विच कर दिया। आपने नहीं, सोचा हरियाणा चर्चा पर तो दोनों जगह होगी, सीधे कश्मीर पहुंच जाओ। कश्मीर की भी चर्चा होगी, वहां भी चुनाव है, भारत का भी हिस्सा है। अब इनका पता नहीं ये क्या मानते हैं, लेकिन हमारे लिए तो कश्मीर पहले है, भारत का मुकुट है। जम्मू कश्मीर, वहीं से भारत आप कश्मीर को अकेले देखते हैं, जम्मू कश्मीर, जम्मू और कश्मीर दोनों को देखते हैं, मत भूलिए। और बिल्कुल वहां माँ वैष्णो देवी का, बाबा अमरनाथ का स्थान है। लेकिन भंडारी जी को जवाब देना पड़ेगा, और भंडारी जी अपनी बात पे टिकना भी पड़ेगा। देखिए दुष्यंत जी मेरे साथ में कई बार डिबेट कर हुए, मेरे पुराने मित्र भी हैं, मैं समझ सकता हूं उनकी व्यवस्थाएं, पर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस पार्टी से ज्यादा सीट पे भारतीय जनता पार्टी लड़ी, एनसी से ज्यादा सीट पे भारतीय जनता पार्टी लड़ी। सबसे ज्यादा वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी का 2024 में है, अभी भी सबसे ज्यादा सीट शेयर भारतीय जनता पार्टी का आ रहा है। तो ये स्पष्ट हो गया कि जम्मू और कश्मीर अगर किसी के लिए इस वक्त वोट कर रहा है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कर रहा है। कांग्रेस पार्टी सिंगल डिजिट वोट शेयर 8 सीट के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी 62 सीट पे चुनाव लड़ी, एनसी से ज्यादा लड़ी। तो आज क्या है, स्पष्ट हो चुका है कि जम्मू कश्मीर में जो पहले सेपरेटिज्म की राजनीति चला चलती थी, जहां 8 और 10% का वोट हो रहा था, आज 40% का शोपोर और शोपियान में वोट क्रॉस हुआ है। जम्मू कश्मीर का ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज एवरेज 65-64% क्रॉस हो चुका है। तो इससे बड़ी लोकतंत्र की जीत हो नहीं सकती। राहुल गांधी तो संविधान लेके घूमते थे, पर जम्मू कश्मीर के अंदर आर्टिकल 317 ने अबॉलिश नहीं किया, जिसके कारण संविधान लेटर स्पिरिट इंप्लीमेंट नहीं हुआ। हमने अबॉलिश भी किया। आइए आपको यहाँ से सुनाते प्रदीप भंडारी, सुधांशु त्रिवेदी कुछ कह रहा है, ये सुन लेते हैं। दावे प्रतिदावों कोई मतलब नहीं है, कुछ समय की बात है, 1-8 घंटे या कहें कि कुछ मिनट की बात है, 100-150 मिनट, और उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में कैसे देख रहे हैं सर? जम्मू कश्मीर में हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र का पर्व बड़े उत्साह और व्यवस्था के साथ मनाया गया है। छम जैसे सेक्टर में 80% तक मतदान होना, और हम ये कह सकते हैं कि देखिएगा, जनता निर्णायक और ऐतिहासिक जनादेश देगी, और भारतीय जनता पार्टी अब तक का अपने सबसे शानदार प्रदर्शन करेगी। तो सुधांशु त्रिवेदी जो कि बता रहे थे कि किस तरह से जम्मू कश्मीर और खासकर हरियाणा में जो रहा, लेकिन दुष्यंत जी और प्रदीप भंडारी, आप दोनों की तरफ संजीव जी देख रहे हैं, और संजीव जी, आपकी हार का ठीकरा आप किस पर फोड़ेंगे, कांग्रेस पर या बीजेपी पर? अनम्यूट कीजिए।
हेलो। हाँ जी, बोलिए बोलिए। जी बोलिए। जी आवाज आ रही है? जी हाँ बोलिए। जी जी देखिए, हमारी पार्टी अपनी हार का या जीत का किसी को ना श्रेय देती है ना ठीकरा फोड़ती है। अरविंद केजरीवाल जी ने एक ऐसी राजनीति की है जो आम आदमी को वो सुविधाएं, जो आम आदमी को सुविधाएं ना कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल की सरकार में जिस तरीके से वहां महिलाओं का अपमान हुआ, मैं आपको रोकना चाहूंगा, आशीष सूद जैन के बीजेपी इंचार्ज वो कुछ कह रहा है, ये सुन ले। थोड़ी देर पहले आप लोगों के चैनल हरियाणा में भी ऐसा ही बता रहे थे। इसलिए मेरा कहना यह है कि जो भी जनता का निर्णय होगा हम उसे सिर माथे पर स्वीकार करेंगे, मगर अभी बहुत जल्दबाजी है इस विषय में ये कहने की कि फला आगे है फला आगे है। 10 राउंड में से अगर 3 राउंड की गिनती किसी सीट पर हुई है और वो भी कश्मीर जैसी पोलराइज्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, तो देयर इज लॉट टू हैपन। तो आपको क्या लगता है, आप अभी 28 में आ गए हैं, तो आपके पास वो नंबर्स हैं कि सरकार बन जाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को व्यापक जनसमर्थन है। प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से यहाँ जम्मू कश्मीर के लिए काम किया है, प्रधानमंत्री का जो स्नेह के प्रति जम्मू कश्मीर की जनता का जो स्नेह है, मैं उस बात से पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि पहली कैबिनेट मीटिंग में जम्मू कश्मीर के विकास के ऐतिहासिक फैसले भारतीय जनता पार्टी की सरकार को करते हुए आप देखेंगे। क्या इंडिपेंडेंट्स के साथ सरकार बनाने वाली ये सब निर्णय तो नतीजों के बाद होंगे, मगर हम आश्वस्त हैं कि हमारी पहली कैबिनेट की बैठक जम्मू कश्मीर के इतिहास में क्रांतिकारी फैसले जम्मू कश्मीर के विकास के लिए करेगी। तो ठीक है, ये बात जो है पिछली बार भी इतने 2-3 राउंड तक पीछे थे और बाद में भारी बहुमत से जीते थे। मैंने आपसे कहा 12 राउंड की काउंटिंग वहां होनी है, इंतजार करिए, हम भारी बहुमत के साथ जीतने वाले हैं। बहुत धन्यवाद। तो आशीष सूद, निखिल, हमने जब अपना कॉन्क्लेव किया और हमने देखा कि आशीष सूद सह प्रभारी, बीजेपी ने बहुत सारे सह प्रभारी हर रीजन के मुताबिक बनाए थे, आशीष सूद को भी जिम्मेवारी दी गई थी। अब उत्साह बीजेपी में दिखाई दे रहा है और रौनक भी दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी 28 सीटों पर जम्मू कश्मीर में और जम्मू रीजन में खासकर आगे दिखाई दे रही है। तो जाहिर तौर पर उत्साह और लोकतंत्र जिसकी बहाली की बात पिछले 10 साल से की जा रही है। जी बिल्कुल, और ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है। इसको मुझे लगता है कि बहुत छोटे तरीके से नहीं लेना चाहिए। चुनाव है, कोई भी जीते कोई भी हारे, और ये लोकतंत्र का एक आकर्षक पहलू है। लेकिन जिस तरह से जम्मू कश्मीर की जनता ने बार बार दिखाया है लंबी लंबी कतारों में लग करके कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र, जम्मू कश्मीर में नहीं पूरे देश में, और जम्मू कश्मीर ने इसको एक बार फिर साबित किया है। सभी को बहुत बहुत बधाई। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, एक ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो इस पर चर्चा जारी रहेगी। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चलिए, तो DD न्यूज पर आप लगातार जनादेश देख रहे हैं, लेकिन हम सीधे आपको हरियाणा लिए चलते हैं, जहां अनिल विज वो बोल रहे हैं। क्या बोल उसके शुरू से चाय की चुस्कियों के साथ अनिल विज, जिन्होंने इस पूरे चुनाव में एक तरीके से मोर्चा खोल दिया था अपने ही आला कमान के खिलाफ, और अब फिलहाल अपनी ही सीट से पीछे दिखाई दे रहे हैं। ये टैली एक बार फिर से जरा निखिल देख लेते हैं। चुनाव की ब्रेकिंग, हरियाणा में फिर खिलेगा कमल, हैट्रिक की तरफ बीजेपी बढ़ रही है। 10 साल के शासन के बाद एक बार फिर चुनाव आयोग के रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 47 सीटों पर रुझानों के मुताबिक बीजेपी आगे दिख रही है और कांग्रेस के कई दिग्गज के चेहरे पीछे दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, और ये जो है अपने आप में बेहद जिसको कहते हैं कि उचाना कला में जेजेपी के दुष्यंत चौटाला भी पीछे हैं। जाहिर तौर पर एक भी सीट पर अगर आगे नहीं है तो दुष्यंत चौटाला भी पीछे ही होंगे। और कुछ सवाल अब खड़े हो रहे हैं कि क्या कांग्रेस का सत्ता वापसी का चकनाचूर हो गया सपना, और खास करके हरियाणा में जब
फिर से कमल खिल रहा है, तो क्या अपने ही ले डूबे कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में? ये सवाल निश्चित तौर पर पूछे जाएंगे और बार बार पूछे जाएंगे। चुनाव आयोग के रुझानों में बीजेपी को बहुमत है और सवाल कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है उससे भी पूछा जाएगा। राहुल गांधी के ऊपर भी सवाल उठेंगे रीमा कि क्योंकि उन्होंने जिस तरह से कैंपेनिंग हरियाणा में जम्मू कश्मीर में की थी, और जहां तक बात अगर जम्मू कश्मीर की करें तो बीजेपी ये बार बार कह रही है कि जो कांग्रेस है वो महज 8 सीटों पर ही वहां पर आगे चल रही है। और आपने क्योंकि राहुल गांधी की बात की, तो अब देखने वाली बात ये भी होगी कि हार का ठीकरा और जो फोटो लगेगी वो राहुल गांधी की लगेगी या हुड्डा की लगेगी, क्योंकि अगर जीत होती। ठीक है, हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा बने हुए हैं। शैलेंद्र जी, क्या अपडेट है? अब तो मतलब लगभग क्लियर हो गया हैट्रिक की तरफ। लड्डू आ गए ना? अभी भी शैलेंद्र कुछ देर पहले बता रहे थे कि लड्डू जलेबी नहीं लेकिन लड्डू कितने लड्डू का ऑर्डर था वो भी पता चल गया था शैलेंद्र जी। देखिए, बीजेपी के जो नेता है और जो कार्यकर्ता है वो थोड़ा सा इंतजार करने के मूड में है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये रुझान है और 12 बजे तक और स्पष्टता आ जाएगी। हालांकि अब ये बिल्कुल साफ है कि हरियाणा में बीजेपी तीसरी बार सत्ता में वापसी करती रुझानों में दिखाई दे रही है और इसमें बहुत ज़्यादा उलटफेर की गुंजाइश बीजेपी के नेता मान नहीं रहे हैं। उनको लगता है कि अब रास्ता साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है ऐतिहासिक जीत का हरियाणा में। अभी तक कोई भी दल हरियाणा में कमाल नहीं कर पाया है कि तीसरी बार सत्ता में वापसी लगातार उसकी हुई हो और ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जहाँ तक जश्न का सवाल है, बीजेपी फिलहाल रुकना चाहती है, थोड़ा दोपहर का इंतजार करना चाहती है और यही वजह है कि जो प्रवक्ता है उनके चेहरे तो खिल गए हैं, उत्साह से अलग अलग चैनलों पर बाइट दे रहे हैं, प्रवक्ता बात कर रहे हैं, स्टूडियो की चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन जश्न का माहौल होने में थोड़ी देरी है क्योंकि बीजेपी थोड़ा और इंतजार करना चाहती है। क्या शैलेंद्र, ये बिहार में जो हुआ था उससे सीख ली गई है कि अभी इतनी जल्दी उत्साहित मत होइए, थोड़ा सा रुकिए, क्योंकि बिहार में जम्मू कश्मीर में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, अब अभी पूरे नतीजे आएंगे। ये बात बिल्कुल सही है निखिल, सब लोग बहुत सोच समझ कर बोल रहे हैं शैलेंद्र। शाहनवाज हुसैन भी कह रहा है पूरे नतीजे आने दीजिए तभी बात करेंगे। देखिए, आपने सुबह तस्वीरें देखी थी कि किस तरह से ढोल नगाड़े और लड्डू कांग्रेस मुख्यालय में बांटे जा रहे थे। क्या हुआ जब रुझान आने शुरू हुए और जब पोस्टल बैलेट के बाद जब हमने देखा कि वास्तविक नतीजों की तरफ रुझान आने शुरू हुए, तब आप कांग्रेस में क्या माहौल है वो आप देख ही रहे हैं। तो निश्चित तौर पर उलटफेर की गुंजाइश हमेशा रुझानों में रहती है और बीजेपी इस बात को अच्छे से समझती भी है। आप बने रहिए और पल-पल की खबरें आप हम तक पहुंचाते रहेंगे कांग्रेस मुख्यालय से। आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। दर्शकों कहीं मत जाइएगा, ये जो रुझान और आंकड़े नतीजे ये हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। जल्द वापस होंगे। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट